एपिसोड 36। कंपनी ब्लैक बैम्बू को ढूंढना आसान था। करण ने बस मैप पर सर्च किया और उसे मिल गया। करण ने कार पार्क की और सामने की 6 मंजिली इमारत की ओर बढ़ा। सर, तुम किससे मिलने आए हो? करण ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। क्या डायरेक्टर युगांश यहाँ हैं? मैंने उनके साथ पहले अपॉइंटमेंट लिया था, रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। हाँ, वो हैं। सर, तुम्हारा नाम क्या है? करण ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम करण है। मैंने 3 दिन पहले अमित के साथ अपॉइंटमेंट लिया था। तुम उन्हें फ़ोन कर सकती हो। ठीक है। रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन किया और जल्द ही प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर करण, कृपया लिफ्ट से 6ठी मंजिल पर जाएं। डायरेक्टर युगांश अपने ऑफिस में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। शुक्रिया। करण ने विनम्रता से धन्यवाद दिया और आराम से लिफ्ट लेकर 6ठी मंजिल पर पहुंचा। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, करण बाहर निकला, चारों तरफ देखा और हंस पड़ा। विशाल कॉरिडोर में कई टेबल्स लगी थीं, जिनके आसपास कम से कम 30-40 लोग ताश खेल रहे थे। इस पल सभी ने एक साथ अपनी हरकतें रोक दी और करण की ओर तीखी नज़रों से देखने लगे। काफ़ी रौनक है यहाँ, करण ने हंसते हुए कहा। आराम से एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ा। इन सभी लोगों के पास या तो तलवार थी या लोहे की रॉड। जैसे ही उन्होंने ताश नीचे रखा और अपने हथियारों को कसकर पकड़ा, उनकी नज़रें करण पर टिकी थीं। जब करण भीड़ के करीब पहुंचा, एक बड़े टैटू वाले आदमी ने रास्ते के बीच में खड़े होकर अपनी बाहें क्रॉस करते हुए करण का रास्ता रोक दिया। करण रुका, उस आदमी को हल्की सी मुस्कान दी और बोला, मैं डायरेक्टर युगांश से मिलने आया हूँ। रास्ता दो। वह आदमी हंसा, ये रास्ता बंद है, निकल लो। करण ने हंसते हुए कहा, रास्ता तो काफ़ी चौड़ा है, मुझे लगता है ये खुला है। वह आदमी जोर से हंसा, तो मैं यहीं खड़ा हूँ, अगर हिम्मत है तो मेरे पास से गुजर जाओ। करण ने सिगरेट का एक कश लिया और सिगरेट का सिरा अचानक लाल हो गया। उसने अपनी दाहिनी हथेली से सिगरेट हटाई, धुआं छोड़ा और सीधे उस आदमी के चेहरे पर फेंक दिया। हद है। आदमी तुरंत गुस्से में आ गया और जैसे ही उसने कुछ करने की कोशिश की, करण की सिगरेट पकड़े दाहिनी हथेली ने सिगरेट छोड़ दी। सिगरेट का जलता हुआ सिरा सीधे उस आदमी की छाती से टकराया। चटक, हल्की सी जलने की आवाज़ आई और तुरंत बाद उस आदमी की चीख। आह! जलने से डरकर वह आदमी कुछ कदम पीछे हटा और फिर गुस्से में करण की ओर दौड़ा। आसपास के लोग भी एक साथ खड़े हो गए, उनका गठन डरावना था। कमीने, तू मरने की चाह रखता है, आदमी ने गाली देते हुए करण की ओर दौड़ लगाए, अपनी मुट्ठी उठाते हुए। लेकिन उसकी मुट्ठी नीचे आने से पहले ही करण का दाहिना हाथ पहले ही बाहर निकला और उसने उसके बाएं गाल को जोर से दबा दिया। फिर करण ने जोर लगाया। उस आदमी को अपने बाएं गाल से एक जबरदस्त ताकत महसूस हुई। फिर अनायास ही उसका शरीर एक तरफ झुक गया और उसका सिर पूरी तरह 90 डिग्री घूम गया। उसके सामने की टेबल उसकी आंखों में तेजी से बड़ी होने लगी। धड़ाम! उस आदमी का सिर टेबल पर जोर से टकराया, जिससे एक जोर की आवाज़ हुई। आदमी कराहते हुए बेहोश हो गया, उसका शरीर नूडल की तरह ज़मीन पर फिसल गया। ये दृश्य सभी को चौंका गया। क्या ये लड़का इतना ज़बरदस्त है? इतने सारे लोगों के सामने उसने हिम्मत कैसे की? मारो इसे! किसी ने चिल्लाया और फिर और लोग बोले, मारो इसे! जैसे ही सभी ने अपने हथियार उठाए, करण की ओर दौड़ने की तैयारी की, कॉरिडोर के आखिरी छोर पर ऑफिस का दरवाज़ा अचानक खुल गया। रुको! अमित कमरे से बाहर निकला, सभी को रोकते हुए। फिर उसने करण को जटिल नज़रों से देखा। मिस्टर करण, कृपया, डायरेक्टर युगांश अंदर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। भीड़ दोनों तरफ हट गई और करण शांति से तलवारों और लोहे की रॉड्स के समुद्र से गुजरा। अगर तुम थोड़ा और देर करते तो आज रात हॉस्पिटल बहुत बिजी हो जाता। अमित ने करण के मुस्कुराते चेहरे को देखा और अचानक उसके दिल में ठंडक सी दौड़ गई, एक अजीब सा डर उभरने लगा। वह गलत नहीं था, यह आदमी वाकई में एक ताकतवर शख्स है। उसने कहा था 3 दिन, और वाकई में 3 दिन बाद आ गया। आज वह सीधे दरवाजे पर आ धमका। क्या वह बॉस को मारने आया है? आज इस दरवाजे से कौन जिंदा निकलेगा? कृपया! अमित ने और कुछ नहीं कहा, बस एक स्वागत का इशारा किया। करण ऑफिस में दाखिल हुआ, उसकी नज़र कमरे में घूमी और चेहरे पर मुस्कान बनी रही। 40 साल के आसपास का वह आदमी, काली टी शर्ट और बड़ी सोने की घड़ी पहने, डेस्क के पीछे बैठा हुआ, निश्चित रूप से ब्लैक बैम्बू कंपनी का डायरेक्टर युगांश था। डेस्क के बाएं और दाएं तरफ 30 साल के आसपास के 2 आदमी खड़े थे। बाएं तरफ छोटे बालों वाला आदमी, जिसके हाथ में लोहे की नकल्स थीं। वे डिज़ाइन में साधारण थीं, लेकिन उसकी मुट्ठियों को पूरी तरह ढक रही थीं। जब वह अपनी मुट्ठियां चलाता, ताकत धातु के किनारों पर केंद्रित हो जाती, जिससे सामने वाले को सबसे ज़्यादा नुकसान होता। कहने की ज़रूरत नहीं, वह निश्चित रूप से अमित द्वारा उल्लिखित ब्लैक बैम्बू के 3 मास्टर्स में से एक आयरन फिस्ट था। दाएं तरफ का आदमी गंजा था, सिर और चेहरे पर टैटू थे। उसका पहले से ही डरावना चेहरा चेहरे के टैटू के साथ और भी खतरनाक लग रहा था। उसकी भयानक आंखों के साथ वह किसी नरक से निकले भूत जैसा लग रहा था।
आयरन फिस्ट और एविल घोस्ट दोनों मौजूद थे, साथ में बाहर दर्जनों गुंडे। डायरेक्टर युगांश ने स्पष्ट रूप से जाल बिछाया था। जैसे ही करण ने कमरे में मौजूद लोगों का जायजा लिया, युगांश ने ठंडे स्वर में कहा, एक ड्रैगन अगर ताकतवर न हो तो नदी पार नहीं कर सकता। मुझे डर है कि यह नदी पार करने वाला ड्रैगन आज यहाँ खत्म हो जाएगा। डायरेक्टर युगांश ने आज काफ़ी इंतजाम किया है। करण की नज़र उसके बाएं और दाएं खड़े दो लोगों पर पड़ी। लेकिन आयरन फिस्ट और एविल घोस्ट बच्चों को डराने के लिए ठीक हैं, लेकिन अकेले तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। करण के शब्दों ने आयरन फिस्ट और एविल घोस्ट को भड़का दिया और दोनों जोर से चिल्लाए, नालायक, बहुत घमंड है तुम में, मानो या न मानो मैं तुम्हारा सिर फोड़ सकता हूँ। हट्टा कट्टा बोलते रहो, बस बाद में दया की भीख मत मांगना। करण ने दोनों की चिल्लाहट को नज़रअंदाज किया, युगांश के पास गया और डेस्क पर हाथ रखकर बोला, डायरेक्टर युगांश, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें वह मैसेज मिला जो मैंने अमित के जरिए भेजा था? युगांश ने ठंडा सा हंसते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, हम में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है। करण ने सिर हिलाया, लगता है तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। युगांश ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे एक बेहतर आइडिया आया। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह बताओ जरा। युगांश ने करण को तीखी नज़रों से घूरते हुए कहा, वो ये कि तुम मर जाओ। अगर तुम मर गए तो सब खुश रहेंगे और कोई झगड़ा नहीं होगा, है ना? अच्छा आइडिया, करण ने हंसते हुए कहा, तो तुमने आज मेरे लिए इतने सारे लोग तैयार किए, ये कोई हॉन्गमेन भोज है क्या? युगांश ने घमंड से कहा, मेरे इलाके में चाहे तुम ड्रैगन हो या टाइगर, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मुझे डराने की कोशिश, मैं इस दुनिया में तब से हूं जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। करण ने आह भरी, लोग अच्छे भले क्यों नहीं जी सकते? तुम्हें मौत ही चाहिए। ठीक है, जब तुमने अपना फैसला ले लिया है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। युगांश ने और बातें नहीं की और ठंडे स्वर में बोला, मारो इसे। आयरन फिस्ट और एविल घोस्ट एक साथ करण की ओर दौड़े। आयरन फिस्ट ने करण के सिर पर मुक्का मारा, जबकि एविल घोस्ट ने अपनी कमर से दो तेज धार वाले खंजर निकाले और करण के पेट पर मुश्किल कोण से और जानलेवा ताकत के साथ वार किया। करण की आंखों में ठंडक चमकी जब उसने देखा कि एविल घोस्ट उसका पेट फाड़ने की कोशिश कर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे एविल घोस्ट कहा जाता था। अगर वह इतनी जल्दी भूत बनना चाहता था तो उसे वाकई जमीन के नीचे भूत बन जाना चाहिए। करण का शरीर चमका और आयरन फिस्ट का मुक्का खाली गया। आयरन फिस्ट अपनी मुट्ठी वापस लेने से पहले ही करण ने तेजी से अपनी कोहनी उसके गर्दन के पीछे मारी। खटाक, आयरन फिस्ट की गर्दन करण के वार से टूट गई। एविल घोस्ट का पहला वार खाली गया और उसका जवाबी हमला करण पर था, लेकिन जैसे ही वह हिट करने वाला था, करण का हाथ उसकी कलाई पर आ गया। करण की पकड़ लोहे की जकड़ की तरह थी। एविल घोस्ट ने पाया कि उसका दाहिना हाथ अचानक हिल नहीं पा रहा था, जैसे कि सीमेंट में जकड़ा गया हो। अगले ही पल वह डर के मारे देखता रहा जब उसका दाहिना हाथ अनायास ही हिलने लगा। उसका हाथ उसके सामने एक चिकनी रेखा खींचता हुआ गया और खंजर को उसके अपने गले में घुसने के लिए मजबूर कर दिया। करण ने अपनी पकड़ छोड़ी और एविल घोस्ट डरावनी आंखों के साथ गिर पड़ा। युगांश का चेहरा बुरी तरह बदल गया। वह जल्दी से अपनी कुर्सी के नीचे से एक पिस्तौल निकाल लाया, उसे करण पर ताना और ट्रिगर दबाया। उसी पल, जैसे कि उसे पता था कि वह क्या करने वाला है, करण का शरीर अचानक एक तरफ हटा, तुरंत बंदूक की निशाने से बच गया और साथ ही अपनी हथेली को पीछे की ओर झटका। धड़ाम, जैसे ही गोली की आवाज़ गूंजी, एक खंजर युगांश के गले में घुस गया, जिससे उसका सिर पीछे झटका। पिस्तौल जमीन पर गिर गई और युगांश अपने गले को पकड़ते हुए डर और पछतावे से भरी आंखों के साथ ढह गया। उसने सलाह क्यों नहीं मानी और करण को मारने की कोशिश की? सौरभ को मारना कितना आसान होता। पछतावा, करण ने गिरे हुए युगांश की ओर नहीं देखा। उसने अपना वादा निभाया, 3 दिन, न एक दिन ज्यादा। वह सौरभ को मारना नहीं चाहता था, इसलिए युगांश को मरना पड़ा। करण ने सिर घुमाया, दरवाजे पर खड़े अमित को देखा। अमित का चेहरा पीला पड़ गया और वह बिना एक शब्द कहे घुटनों पर बैठ गया, जैसा कि 3 रात पहले किया था। 3 दिन पहले उसने करण की ताकत देखी थी और जानता था कि अगर उसने विरोध किया तो वह और भी बुरे तरीके से मरेगा, इसलिए उसने बिना हिचक घुटने टेके और यहाँ तक कि अपनी एक हथेली कुर्बान कर दी। आज उसने फिर से करण की बेरहमी देखी। करण कम बोलने वाला और क्रूर कार्रवाई करने वाला इंसान था। आयरन फिस्ट और एविल घोस्ट, जो देखने में ताकतवर लग रहे थे, करण ने आसानी से हरा दिए और मार डाला। यहाँ तक कि बॉस के पास बंदूक थी, फिर भी करण ने उसे तुरंत मार डाला, बिना किसी मदद के। बड़े भाई, मैंने बॉस को सलाह दी थी कि सौरभ को खत्म कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। मैं तो बस उनका असिस्टेंट हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता था। पसीने से तरबतर अमित को लगा जैसे एक अदृश्य हाथ उसके दिल को जकड़ रहा हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसका दिमाग इस पल में बहुत साफ था। बड़े भाई, मेरा कभी तुम्हारे खिलाफ जाने का इरादा नहीं था। पहले की घटनाएं बॉस के आदेश पर थीं। कृपया मेरी जान बख्श दो, मैं यहाँ की सारी गड़बड़ साफ कर दूंगा।
करण ने मुस्कुराते हुए कहा, और वाकई अमित हमेशा कम समय में उससे बात कर उसके दिल को छू लेता था। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? अमित ने बिना हिचक वादा किया। हाँ, मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी बड़े भाई। करण ने एक पल सोचा, युगांश मर चुका है, लेकिन जिसने हत्या का ऑर्डर दिया वह अभी जिंदा है। अमित को ठंडा पसीना छूट गया, लेकिन उसने बिना हिचक वादा किया, बड़े भाई बस एक इशारा करो और मैं उसे मार दूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। करण ने आराम से एक कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। किसने तुम्हें मुझे मारने का ऑर्डर दिया था? बिना किसी हिचकिचाहट के अमित ने जवाब दिया, सौरभ। करण ने सिर हिलाया, जवाब से हैरान नहीं हुआ, उसे बस इसकी पुष्टि चाहिए थी। सौरभ और युगांश का क्या रिश्ता है? पसीने से तरबतर अमित ने जवाब दिया, राव परिवार रियल एस्टेट डेवलपमेंट में है और हमारी हेजू कंपनी एक कॉन्ट्रैक्टर है। हमें राव परिवार से काफ़ी बिजनेस मिलता है, इसलिए हमारा सहयोगी रिश्ता है। युगांश इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता था और भविष्य की कमाई को प्रभावित नहीं करना चाहता था। करण ने हंसते हुए कहा, तो राव परिवार हेजू का फाइनेंशियल बैकर है ना? अमित ने सिर हिलाया, नहीं, हेजू और राव परिवार का बस कुछ सहयोगी रिश्ता है। हेजू का असली बैकअप आतियान ग्रुप है। करण ने भौहें सिकुड़ी, आतियान ग्रुप? करण के चेहरे के भाव देखकर अमित ने सावधानी से पूछा, बड़े भाई क्या तुमने कभी आतियान ग्रुप के बारे में नहीं सुना? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शिमला में 10 दिन से भी कम समय से हूँ। अमित ने जल्दी से समझाया, आतियान ग्रुप शिमला की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। हालांकि राव परिवार भी रियल एस्टेट में है, लेकिन आतियान ग्रुप की तुलना में वो बच्चा है। हेजू नामात्र में एक लेबर सर्विस कंपनी है, लेकिन असल में यह आतियान का निजी एनफोर्सर है, जो आतियान के लिए वो काम करता है जो सामने नहीं आ सकते, जैसे कि रिलोकेशन, कर्ज वसूली और कॉम्पिटिटर्स को धमकाना। करण ने भौहें सिकोड़ी, तो युगांश आतियान ग्रुप का वॉचडॉग है? हाँ, अमित ने बिना हिचक जवाब दिया। युगांश मूल रूप से आतियान ग्रुप के चेयरमैन तारुश से जुड़ा था। तारुश के ताकतवर होने के बाद उसने युगांश को हेजू खोलने दिया ताकि वह गुंडों को भर्ती कर सके और कुछ निजी कामों में उसकी मदद कर सके। सतह पर तारुश युगांश को कुछ प्रोजेक्ट्स देता था, लेकिन युगांश उन्हें खुद नहीं करता था। इसके बजाय वह उन्हें सब कॉन्ट्रैक्ट कर देता था और सीधे प्रॉफिट कमाता था। युगांश वाकई में तारुश का वॉचडॉग था, जो जिसे तारुश कहता उसे काटता था। युगांश और राव परिवार का सहयोगी रिश्ता था। राव परिवार की कई परेशानियों को हल करने में मदद करता था। बदले में राव परिवार युगांश को कुछ प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट करने देता था। तारुश से मिलने वाला इनाम संतुष्टि था, जबकि राव परिवार से मिलने वाला लेन देन था। करण ने अमित को घूरते हुए कहा, कुत्ते को मारने से पहले मालिक का चेहरा देखना पड़ता है। अब मैंने तारुश के कुत्ते को मार दिया है, क्या तारुश युगांश के लिए बदला लेगा? अमित ने कड़वाहट भरा चेहरा बनाया, बड़े भाई मुझे इस बारे में नहीं पता। आखिरकार तारुश को युगांश के बारे में कैसा लगता है, ये तो सिर्फ तारुश ही जानता है। करण ने अमित को और परेशान नहीं किया क्योंकि उसने सच कहा था। करण ने पूछा, क्या तुम सौरभ को मारने की योजना बना रहे हो? दांत पीसते हुए अमित ने कहा, बड़े भाई मुझे 3 दिन दो। 3 दिन में मैं निश्चित रूप से सौरभ को मार दूंगा। करण ने सिर हिलाया, ठीक है, जब तुमने ऐसा कहा है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। 3 दिन में या तो तुम मरोगे या वह मरेगा। बेशक तुम कल प्लेन टिकट खरीद कर जितना दूर हो सके भाग भी सकते हो, मेरे पास तुम्हारा पीछा करने का समय नहीं होगा। अमित ने राहत की सांस ली, कम से कम आज उसे मरना नहीं पड़ रहा था। बड़े भाई मेरा सब कुछ शिमला में है, जब तक मैं मर नहीं जाता मैं शिमला नहीं छोड़ूंगा। करण ने उठकर अपनी शर्ट ठीक की और अपना फ़ोन नंबर दिया, कोई खबर हो तो मुझे कॉल करना। अमित ने तुरंत सहमति जताई, हाँ बड़े भाई। जब करण दरवाजे की ओर बढ़ा, अमित ने जल्दी से पहले से बंद दरवाज़ा खोला, दरबान की तरह सम्मानपूर्वक दरवाजे के पास खड़ा रहा। कॉरिडोर में मौजूद दर्जन भर गुंडों की नज़रें उसकी ओर गईं। जब उन्होंने करण को दरवाजे पर देखा, उनके चेहरों पर उलझन छा गई। ये लड़का जिंदा कैसे बाहर आ गया? क्या उन्हें अभी कमरे में गोली की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी? क्या हो रहा है? क्या युगांश ने उसे जाने दिया? लोगों के झुंड को रास्ता रोकते देख अमित ने सख्ती से चिल्लाया, रास्ता दो सब लोग। सब लोग तुरंत इधर उधर हट गए। जब करण आगे बढ़ा, अमित ने उत्साहपूर्वक उसे लिफ्ट तक पहुंचाया। बड़े भाई मैं तुम्हें और आगे नहीं छोड़ूंगा, मुझे वापस जाकर गड़बड़ साफ करनी है। करण ने सिर हिलाया और पहली मंजिल का बटन दबाया। लिफ्ट का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हुआ। जैसे ही लिफ्ट नीचे गई, अमित के कंधे झुक गए, उसके माथे से पसीना टपक रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और एक तीव्र खतरे से बचने की राहत का एहसास उसके दिल में उमड़ा। यह आदमी डरावना है। आयरन फिस्ट और एविल घोस्ट को सेकेंडों में मार दिया। एक असली मास्टर जो बिना पलक झपकाए मारता है। अमित ने अपने माथे का पसीना पोंछा, मुड़ा और कुछ विश्वासपात्रों के नाम पुकारे, तुम लोग रुको, बाकी सब जाओ।
गुंडों के जाने के बाद अमित ने गहरी आवाज में कहा, अंदर आओ। उसके विश्वासपात्र अमित के पीछे अंदर गए और जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अमित ने गहरी आवाज में आदेश दिया, इनकी लाशों को ठीक से निपटाओ, किसी को भनक नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, उसके विश्वासपात्रों ने चुपचाप लाशों को साफ किया। फिर अमित ने अपना फोन निकाला, करण का नंबर नोट किया और फिर आत्यान ग्रुप के चेयरमैन तारुश को कॉल किया। डायरेक्टर तारुश, मैं छोटा अमित बोल रहा हूँ, मुझे आपको कुछ बताना है। तारुश की आवाज में अधिकार था, बोलो। करण के साथ किए गए 3 दिन के समझौते का जिक्र किए बिना अमित ने बाकी सब कुछ बताया और मार्गदर्शन मांगा। डायरेक्टर तारुश, अब मुझे क्या करना चाहिए? तारुश ने ठंडे स्वर में कहा, युगांश मेरे साथ कई सालों से था और मैं उसे यूं ही मरने नहीं दूंगा। मैं उस लड़के को मारने के लिए किसी को ढूंढूंगा। साथ ही हेजू को गिरने नहीं देना है। तुमने युगांश की मदद इतने सालों तक की है और तुम बिजनेस से वाकिफ हो। अभी के लिए तुम हेजू को मैनेज करो और कोई भी समस्या हो तो मुझे सीधे रिपोर्ट करो। अमित ने सम्मान और उत्साह के साथ जवाब दिया, शुक्रिया डायरेक्टर तारुश, मैं अपना बेस्ट करूंगा। कॉल खत्म करने के बाद अमित का उत्साह पल भर में गायब हो गया। उसने अपनी आंखें सिकुड़ीं, थोड़ा सोचा और एक और कॉल किया। भाई, मुझ पर एक एहसान करना, किसी की निगरानी करनी है, मुझे उसकी सटीक लोकेशन चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। करण ने उज्ज्वल को युआन पवेलियन से पिक किया और उज्ज्वल के निर्देशों के अनुसार एक 5 सितारा रिजॉर्ट होटल की ओर बढ़ा। पेशेंट बाहर से है। पेशेंट के दादाजी आज रात होटल में एक भोज दे रहे हैं और उन्होंने मुझे बुलाया है। मैंने सुना है कि उन्होंने मशहूर डॉक्टर शुभमन को भी बुलाया है। करण ने हंसते हुए कहा, तो ये एक मशहूर डॉक्टरों की सलाह मशवरा है। उज्ज्वल का चेहरा जटिल था। शुभमन भी 4 मशहूर डॉक्टरों में से एक है। हमारे बीच अकादमिक विवादों के कारण टकराव हुआ है और हम कभी अच्छे दोस्त नहीं रहे। मैं मूल रूप से इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन पेशेंट के दादाजी का मुझ पर एक एहसान था, इसलिए मना करना मुश्किल था। करण ने हंसते हुए कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पेशेंट का इलाज कौन करता है, लेकिन जब सभी मशहूर डॉक्टर हैं, अगर अलग अलग राय हुई तो किसकी सुने? उज्ज्वल ने कड़वाहट से मुस्कुराया, यही मेरी चिंता है। पेशेंट एक 2 साल से कम उम्र का बच्चा है जो बोल नहीं सकता। इसलिए मैंने मिस्टर करण को साथ आने को कहा, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। बड़े लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन बच्चा निर्दोष है। करण ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं सलाह देने में मदद करूंगा। आधे घंटे बाद वे होटल पहुंचे। उज्ज्वल ने निमंत्रण पत्र दिखाया, लेकिन करण को रोका गया क्योंकि उसके पास निमंत्रण नहीं था। उज्ज्वल नाराज हो गए, तुमने मुझे अपने परिवार के सदस्य का इलाज करने के लिए बुलाया और मैं किसी को साथ लाया, लेकिन तुमने उसे अंदर आने से रोक दिया। तुम मुझे भी रोक लो, वैसे भी मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। हालांकि गुस्सा था, लेकिन चूंकि वे दरवाजे पर थे, वे वापस नहीं लौट सकते थे। उज्ज्वल ने धैर्यपूर्वक एक फ़ोन किया और जल्द ही एक सेक्रेटरी जैसा दिखने वाला आदमी बाहर आया और सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें जाने दिया। मिस्टर उज्ज्वल, बच्चा अभी कुछ देर पहले रो रहा था और अब सो गया है। बॉस चाहता है कि वह थोड़ा और सो ले, तो कृपया पहले भोज में शामिल हों और बाद में सलाह करेंगे। उज्ज्वल ने भौहें सिकोड़ी लेकिन सिर हिलाया, ठीक है। सेक्रेटरी के जाने के बाद उज्ज्वल और करण ने एक सीट ढूंढी और बैठ गए। करण ने चारों तरफ देखा और सब कुछ बहुत शानदार था। ये शख्स कौन है? इतना घमंडी। डॉक्टर यहाँ हैं, लेकिन वह हमें यूं ही इंतजार करवाता है, खुद दिखाई भी नहीं देता। उज्ज्वल ने कड़वाहट से मुस्कुराया, ताकतवर लोगों की नज़र में डॉक्टर उनके लिए सेवा करने वाले हैं। भले ही वे सतह पर विनम्र दिखें, लेकिन उनके दिल में हमारी असल में कोई कदर नहीं करते। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो सच है। उनकी नज़र में ये बस पैसे की बात है। अगर 1 लाख नहीं चला तो 50 लाख कर देंगे। भारी इनाम का वादा करके कौन सा डॉक्टर नहीं हिलेगा और अपनी पूरी ताकत नहीं लगाएगा? उज्ज्वल ने हंसते हुए कहा, धन लोगों के दिल को हिलाता है, लेकिन कितने लोग मिस्टर करण जैसे हो सकते हैं? कुछ दिन पहले जितेश ने व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलकर धन्यवाद दिया, मुझे 50 लाख दिए। जब मैंने मना किया तो उन्होंने 200 साल पुराना अश्वगंधा भेज दिया। मैं वाकई मना नहीं कर सका। मेरी चिकित्सा कला परफेक्ट नहीं है, फिर भी इतना बड़ा उपहार स्वीकार करना मुझे शर्मिंदगी महसूस कराता है। करण ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमने ले लिया तो अब इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेहमान आने शुरू हुए, पुरुष सजे धजे और महिलाएं चमकदार और ध्यान खींचने वाली। उज्ज्वल का पहनावा ठीक था, एक सफ़ेद तांग सूट जो उनकी उम्र के साथ मिलकर एक खास व्यक्तित्व देता था। दूसरी ओर करण अपनी काली टी शर्ट और जीन्स में सबसे अलग दिख रहा था। कई लोगों ने उसे आश्चर्य और तिरस्कार की नज़रों से देखा, जैसे कि कोई देहाती शाही भोज में घुस आया हो। उज्ज्वल ने माफ़ी मांगी, मिस्टर करण, ये मेरी गलती है। मैंने सोचा था कि हम बस पेशेंट को देखकर चले जाएंगे, भोज में शामिल नहीं होंगे, इसलिए मैंने तुम्हें कपड़े बदलने की याद नहीं दिलाई। करण ने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा,
एक मजबूत इरादों वाला इंसान मामूली लोगों की घूर को परवाह नहीं करता। अगर तुमने याद भी दिलाया होता तो मैं फिर भी यही पहनता। मैं इन लोगों जैसा नहीं हूं तो क्यों खुद को उनके साथ फिट करने की कोशिश करूं। उज्ज्वल एक पल के लिए रुके। करण की साफ आंखों को देखकर उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं सच ही था। जब दोनों बात कर रहे थे, एक समूह दरवाजे से अंदर आया। 2 मध्यम आयु के जोड़े और एक युवा पुरुष और महिला उनके साथ। करण ने एक नज़र डाली और अचानक रुक गया। शनाया। शनाया आज एक नीली ऑफ शोल्डर इवनिंग गाउन पहने थी। उसकी गोरी गर्दन पर एक डायमंड नेकलेस लटक रहा था, जिसका पेंडेंट एक छिपी घाटी में गायब हो रहा था और ध्यान खींच रहा था। सौरभ शनाया के पास खड़ा था, एक सफ़ेद सूट पहने हुए। उसकी शक्ल ठीक थी, लेकिन हमेशा एक चिपचिपासा वाइब देता था। सौरभ शनाया से उत्साहपूर्वक बात कर रहा था, लेकिन शनाया ने बस मुंह बनाया। उसका चेहरा जैसे कह रहा हो, दूर हटो, मुझसे बात मत करो। करण ने मुड़कर मुस्कुराते हुए पूछा, एल्डर उज्ज्वल, क्या पेशेंट के दादाजी पौंडीचेरी के रियल एस्टेट किंग रंजीत हैं? उज्ज्वल हैरान दिखे। तुम्हें कैसे पता? करण ने अंदर आ रहे समूह की ओर इशारा किया। जब मैं ओल्ड मास्टर धनंजय के लिए एक्यूपंक्चर करने गिल परिवार के यहाँ गया था, तब उन्होंने इसका जिक्र किया था। उज्ज्वल को अचानक समझ आया, हाँ वही हैं। करण ने मुस्कुराया और सोचा, क्या संयोग है। शनाया को आज रात भोज में जबरदस्ती लाया गया था। जैसे ही वह अंदर आए, उसने एक शांत कोना ढूंढकर बैठने की योजना बनाई। चारों तरफ देखते हुए उसने एक कोने में बैठे करण को देखा। अपनी काली टी शर्ट और जीन्स में वह शानदार ढंग से सजे हुए लोगों के बीच सबसे अलग दिख रहा था। शनाया की आंखें अचानक बड़ी हो गईं। उसकी नज़रों में आश्चर्य था और उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान फैल गई, जैसे कोई फूल खिल गया हो। वह शानदार दिख रही थी। करण, शेखर, उनकी पत्नी सुरेंद्र और सुरेंद्र की पत्नी, सभी ने एक साथ सिर घुमाया। शनाया की नज़रों का पीछा करते हुए भीड़ में सबसे अलग दिख रहे करण को देखा। शेखर के चेहरे पर आश्चर्य था, वह यहाँ कैसे आ गया। जब उसने करण के पास उज्ज्वल को देखा, शेखर को तुरंत समझ आ गया। उसने सुना था कि करण और उज्ज्वल हाल ही में काफ़ी करीब हो गए थे, तो शायद उज्ज्वल उसे साथ लाए हों। एक मशहूर डॉक्टर के पास असिस्टेंट्स तो होंगे, है ना? यह असामान्य तो नहीं है। क्या वह शनाया के लिए यहाँ था? शेखर के दिल में घृणा का भाव उमड़ा। क्या करण ने पहले भोज के बारे में ना नुकुर नहीं की थी? अब उज्ज्वल की मदद से यहाँ घुस आया। क्या वह दोमुहा इंसान नहीं है? क्या वह शनाया से इत्तफाक से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा था? इसके पीछे का कारण ज़रूर ये था कि उज्ज्वल उसे यहाँ लाए। करण शायद कहेगा कि उसे नहीं पता था कि यह रंजीत का भोज है और यहाँ मिलना महज एक संयोग है। सौरभ की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। करण, वह यहाँ कैसे हो सकता है? सौरभ की बदकिस्मती कभी खत्म क्यों नहीं होती? सौरभ ने अनायास सिर घुमाया और शनाया के चेहरे पर खिली हुई शानदार मुस्कान देखी, जो उसके प्रति पहले की बेरुखी और आलसी रवैये के बिल्कुल उलट थी। सौरभ को अचानक एक असहनीय घृणा महसूस हुई, जैसे उसने एक मक्खी निगल ली हो। युगांश इतना धीमा क्यों है? लगभग 1 हफ्ता हो गया और उसने अभी तक करण को क्यों नहीं मारा? बाद में उसे जल्दी करनी होगी। ये सोचकर कि करण की मौत नज़दीक है, सौरभ का मूड अचानक फिर से अच्छा हो गया। तुम बस घमंड करते रहो, देखते हैं तुम कब तक ऐसा कर सकते हो। शनाया पहले ही करण के पास दौड़ गई थी, आश्चर्य से बोली, तुम यहाँ कैसे? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एल्डर उज्ज्वल के साथ आया हूँ। किसी का इलाज करने आया हूँ। शनाया ने मधुरता से अभिवादन किया, हेलो एल्डर उज्ज्वल। उज्ज्वल मुस्कुराते हुए खड़े हुए, तुम लोग बात करो, मैं कुछ पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। शनाया करण के पास बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ हो, वरना आज रात बहुत बोरिंग होती। करण ने हंसते हुए कहा, इतने सारे रईसजादे यहाँ हैं, सब हैंडसम और काबिल, फिर बोरिंग कैसे हो सकता है? शनाया ने मुंह बनाया, छोड़ो ना, मुझे इनका टाइप पसंद नहीं। उनकी काबिलियत की बात छोड़ो, ये सब इतने बनावटी हैं, घिन आती है। जैसे ही करण कुछ बोलने वाला था, सौरभ वहां आया और तंज कसते हुए बोला, अरे ये तो करण है ना? ये क्या पहना हुआ है? टी शर्ट, जीन्स, तुम्हारा पूरा गेटअप शायद 1500 रुपये का भी नहीं होगा। इतने हाई क्लास भोज के लिए तुम्हारा पहनावा तो बहुत ही सस्ता है। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हें कुछ फॉर्मल कपड़े उधार दे देता ताकि तुम थोड़ा प्रेजेंटेबल लगते। शनाया ने नाराज़गी से बीच में कहा, मेरे बॉयफ्रेंड ने जो पहना है वो उसका अपना मामला है, तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं। सौरभ शनाया के शब्दों से चुप हो गया और बहुत अजीब महसूस करने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, मैं बस इतना सोच रहा था कि वह भोज के होस्ट के प्रति बहुत अनादर कर रहा है, बहुत असभ्य है। उसके कपड़े देखो, ये यहाँ के माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खाते। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आज काफ़ी अच्छे लग रहे हो, उम्मीद है तुम फिर से पैंट गीली नहीं करोगे। सौरभ का चेहरा तुरंत राख की तरह हो गया। करण के शब्द जैसे उसके जख्म को चीरकर उसमें क्रूरता से चाकू घोंपने और फिर नमक छिड़कने जैसे थे।
सौरभ ने गुस्से में कहा, जीवन और मृत्यु के बीच बहुत डर होता है, तो क्या हुआ अगर मैंने एक पल के लिए कंट्रोल खो दिया? करण ने हंसते हुए कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगता है तुम भूल गए कि तुम्हारी जान भी मैंने बचाई थी। मेरे बिना तुम अब तक जानवरों का खाना बन चुके होते और शायद अब तक मलका ढेर बन चुके होते। कृतज्ञ होने के बजाय तुम अपने उद्धारकर्ता का मजाक उड़ाते हो। क्या यही इंसानियत है? उनका तर्क वितर्क पहले ही आसपास के लोगों का ध्यान खींच चुका था। करण के ताने से सौरभ को लगा जैसे भीड़ की अजीब नजरें तेज तीर बन गई हों, जो उसे हर तरफ से बहुत असहज कर रही थीं। सौरभ ने करण को घृणा से घूरते हुए कहा, तुम बस घमंड करते रहो, देखते हैं तुम कब तक ऐसा कर सकते हो। करण ने हल्के से मुस्कुराया, उसका चेहरा सूक्ष्म था। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा माथा काफी काला है, डर है कि जल्द ही तुम्हें कोई खूनी आपदा झेलनी पड़ सकती है। सावधान रहना। मेरे लिए खूनी आपदा? सौरभ ने ठंडा सा हंसा, संयोग से मुझे भी चेहरा पढ़ना आता है और मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे सिर पर काले बादल मंडरा रहे हैं, शायद तुम 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे। सौरभ। सुरेंद्र वहां आया, उसका चेहरा ठंडा और सख्त था। तुम मुझसे क्या बहस कर रहे हो? इससे बस तुम खुद को नीचा दिखाओगे। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ बुजुर्गों से मिलवाता हूँ। सौरभ ने ठंडा सा हंसा, 3 उंगलियां उठाकर दोहराया, 3 दिन। करण ने बस मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया। सौरभ के जाने के बाद शेखर ने देखा और वहां आया। करण, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास मेरे लिए निमंत्रण नहीं है, लेकिन आखिरकार तुम खुद यहाँ घुस आए। करण ने हंसते हुए कहा, एल्डर उज्ज्वल मुझे किसी का इलाज करने के लिए लाए हैं। मुझे पहले नहीं पता था कि ये वही भोज है जिसका मेरे अंकल ने जिक्र किया था। ये बस एक संयोग है। संयोग? शेखर ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वाकई में काफी संयोग है। करण ने शेखर की प्रतिक्रिया देखी और एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर तुरंत समझ गया। क्या शेखर को लगता था कि करण ने जानबूझकर उज्ज्वल से कहकर यहां आने की कोशिश की ताकि उनके साथ इत्तेफाक से मुलाकात हो और यह साबित कर सके कि वह अभी भी एक काबिल और अच्छे कनेक्शंस वाला इंसान है? करण ने शेखर के विचार समझे, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी। उसे जो सोचना है सोचने दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेखर करण से एक और शब्द नहीं कहना चाहता था और उसने चेहरा घुमाकर कहा, शनाया चलो, मैं तुम्हें कुछ बुजुर्गों से मिलवाता हूँ। भोज का मकसद अपना सोशल सर्कल बढ़ाना था। हालांकि शनाया अनिच्छुक थी, वह मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने करण से कहा, तुम पहले बैठो, मैं बाद में तुम्हारे पास आऊंगी। करण ने हंसते हुए कहा, ठीक है। शनाया के जाने के बाद करण अकेला बैठा बोर हो रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और मोबाइल गेम्स खेलने लगा। हालांकि कुछ लोगों ने कोने में बैठे करण को देखा और अजीब लगा, लेकिन कोई उसे जानता नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई उसे परेशान करने नहीं आया। प्रेसिडेंट अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल सीनियर। भोज हॉल में अचानक जोरदार अभिवादनों की बौछार हुई। करण ने सिर उठाया और हंस पड़ा। एक और परिचित, जितेंद्र और जितेश, पिता पुत्र, हॉल में दाखिल हुए और मेहमान एक के बाद एक उनका अभिवादन करने लगे। आखिरकार अग्रवाल ग्रुप शिमला में मशहूर था और अग्रवाल परिवार के पिता पुत्र दोनों काफी ताकतवर थे। कहा जाता है कि जितेंद्र और भोज के होस्ट रंजीत पुराने दोस्त थे। करण ने मुंह फेर लिया, उसकी पीठ भोज हॉल की ओर थी। वह नहीं चाहता था कि दोनों उसे देखें और कोई परेशानी हो। जितेंद्र और उनके बेटे ने वाकई करण को नहीं पहचाना, लेकिन उन्होंने उज्ज्वल को देख लिया। उज्ज्वल का अभिवादन करने और थोड़ी बातचीत करने के बाद उन्हें ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि करण भी आया था। दोनों ने तुरंत मुड़कर करण की ओर बढ़ गए। मिस्टर करण, करण ने अनिच्छा से मुड़कर कहा, मैंने पीट कर ली थी, फिर भी तुमसे बच नहीं सका। जितेंद्र ने हंसते हुए कहा, मिस्टर करण, तुम हमसे क्यों बच रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ तुमसे मिलेंगे। ये तो किस्मत है। करण ने हंसते हुए कहा, मैं आज बस एल्डर उज्ज्वल का छोटा सा फॉलो हूँ, किसी का इलाज करने आया हूँ। तुम मुझे नज़रअंदाज करो, अपने सोशल नेटवर्किंग पर ध्यान दो। जितेंद्र, एक चालाक और अनुभवी इंसान, तुरंत समझ गया कि करण ध्यान नहीं खींचना चाहता था और न ही किसी का ध्यान अपनी ओर लाना चाहता था। इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है, तो हम मिस्टर करण को और परेशान नहीं करेंगे, बाद में मिलते हैं। थोड़ी दूरी पर शेखर ने भौहें सिकुड़ी। वह स्वाभाविक रूप से अग्रवाल परिवार के पिता पुत्र को पहचानता था, लेकिन चूंकि वे अलग अलग उद्योगों में थे, कोई संपर्क नहीं था। उन्हें करण से अपनी मर्जी से बात करते देख शेखर हैरान था। क्या हो रहा है? क्या करण अग्रवाल परिवार के पिता पुत्र को जानता है? जैसे ही वह सोच रहा था, अग्रवाल परिवार के पिता पुत्र मुड़कर चले गए और करण फिर से अपने गेम्स खेलने लगा। शेखर ने राहत की सांस ली। शायद इसलिए कि उज्ज्वल ने कुछ कहा था, तो अग्रवाल परिवार के पिता पुत्र ने उज्ज्वल का सम्मान करते हुए करण से थोड़ी बात की। ये करण अग्रवाल परिवार के पिता पुत्र से आमने सामने होने के बावजूद इतना घमंडी होकर बैठा रहा, यहाँ तक कि खड़ा भी नहीं हुआ। कितना असभ्य! अग्रवाल परिवार के पिता पुत्र से आमने सामने मुलाकात का इतना दुर्लभ मौका, फिर भी उसने इसका महत्व नहीं समझा।
वह सचमुच एक ऐसा लकड़ा है जिसे तराशा नहीं जा सकता। भीड़ में अचानक हलचल हुई क्योंकि भोज के प्रायोजक रियल एस्टेट किंग रंजीत प्रकट हुए। रंजीत 50 के आसपास थे, मजबूत और तगड़े कदकाठी के, और उनकी भौहों के बीच एक शाही आभा थी। हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कान थी, उनकी वीरतापूर्ण आभा बहुत तीव्र थी। करण ने रंजीत के जोशीले भाषण और दूसरों के बीच होने वाली जीवंत बातचीत को नज़रअंदाज किया, बस अपने मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलता रहा। तुम तो सचमुच बहुत आराम से हो। शनाया करण के पास बैठ गई और बिना किसी हिचक के पास झुकी। उसका कंधा करण के कंधे से छू रहा था और उसने देखा कि वह क्या खेल रहा है। करण ने शनाया की ओर देखा और आसपास का जायजा लिया। आह भरी, क्या तुम मेरे लिए कम परेशानी खड़ी कर सकती हो? शनाया ने अपनी खूबसूरत और आकर्षक बड़ी आंखें झपकाईं। मैं परेशानी कैसे खड़ी कर रही हूँ? करण ने एक समूह पुरुषों की ओर इशारा किया जो शनाया को तीखी नजरों से घूर रहे थे। वो रईसजादे वहां इतने जलन में हैं कि मुझे जलाकर राख कर देना चाहते हैं। अगर ये ऐसे ही चला तो कोई मरने वाला है। शनाया हंसी, तुम इतने तगड़े हो, अगर कोई मरेगा तो वो तुम नहीं होगे। जब तक तुम नहीं मरते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। करण ने हंसते हुए कहा, अगर मैं मर गया तो क्या तुम्हारा दिल टूट जाएगा? शनाया ने गंभीरता से सिर हिलाया, न सिर्फ मेरा दिल टूटेगा बल्कि मैं रोऊंगी, दिन भर आंसुओं से चेहरा धोऊंगी। शायद मैं अपनी आंखें अंधी कर लूं और एक ऐसी अंधी लड़की बन जाऊं जिसे कोई नहीं चाहता। करण के मुंह के कोने फड़के, तुम बहुत ड्रामेटिक हो रही हो। शनाया हंसमुख मुस्कुराते हुए बोली, जिंदगी एक नाटक की तरह है, जो असली है वो नकली है और जो नकली है वो असली है। तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना अच्छा नहीं रहेगा? मैं इतनी खूबसूरत हूँ, बड़े ब्रेस्ट्स, लंबी टांगें, मुझे बाहर ले जाना कितना अच्छा लगेगा। बस करो, अपनी तारीफ छोड़ो। करण ने बिना रहम के उसे टोक दिया, उसे दूर हटाते हुए, मेरे आसपास रहकर और नाराजगी मत खड़ी करो, जाओ कहीं ठंडा हो लो। शनाया ने मुंह बनाया और हुम्फ की, लेकिन वह नाराज नहीं थी। इसके बजाय उसकी मुस्कान और चमकदार हो गई और उसने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाई, करण को मोहित नजरों से देखते हुए, मुझे बस तुम जैसे मर्दाना और महत्वाकांक्षी पुरुष पसंद हैं। उन लड़कों को देखो, वे सब चाहते हैं कि उनकी आंखों से हाथ निकलें और मुझे सीधे बिस्तर पर ले जाएं। करण निरुत्तर था, तुम च्यूइंग गम की तरह क्यों हो? शनाया हंसी और बोली, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, क्या मुझे तुमसे चिपकना नहीं चाहिए? करण ने उसे नज़रअंदाज किया और अपना गेम खेलता रहा। शनाया भी नहीं हटी, वह बस पास झुकी और करण के गेम खेलने को देखती रही, बीच बीच में उसे सलाह देती रही। बाएं 2 कदम जाओ, उसे मारो। जब वे मस्ती कर रहे थे उज्ज्वल वहां आए। मिस्टर करण, बच्चा जाग गया। चलो चलते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, करण ने बच्चे की दिल दहला देने वाली रोने की आवाज़ सुनी। कमरे में सोफे पर 1 साल से थोड़ा ज्यादा उम्र का बच्चा लेटा था, रो रहा था और अपना शरीर मरोड़ रहा था। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था, जैसे कि रक्त संकुलन हो। ये सामान्य नहीं लग रहा था। 50 के आसपास का एक बुजुर्ग व्यक्ति बच्चे की जांच कर रहा था, जबकि एक खूबसूरत युवा महिला उसके पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, शायद वह बच्चे की माँ थी। रंजीत पास में एक कुर्सी पर बैठे थे, उनका चेहरा ठंडा था और उनकी आंखों में छिपा हुआ गुस्सा था। दोनों को अंदर आते देख रंजीत खड़े हुए। डॉक्टर उज्ज्वल, डॉक्टर शुभमन उसकी जांच कर रहे हैं और जब वह खत्म करेंगे मैं चाहता हूं कि तुम भी देखो। डॉक्टर शुभमन, क्या ये बुजुर्ग व्यक्ति मशहूर डॉक्टर शुभमन है जिसका उज्ज्वल के साथ टकराव था? उज्ज्वल ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया। वह आज कई साल पहले के एक एहसान को चुकाने आया था, इसलिए अगर उसे अपमान भी सहना पड़े तो उसे सहना होगा। करण की नज़र बच्चे के चेहरे, शरीर और हाथों पर घूमी, आखिरकार बच्चे की बांह पर रुकी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। मुसीबत छोटी नहीं थी, इतने छोटे बच्चे को जहर देने वाला इतना बेरहम कौन था? थोड़ी देर बाद शुभमन सीधे हुए, कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन रंजीत ने हाथ हिलाया। डॉक्टर शुभमन, अभी कुछ मत कहो। डॉक्टर उज्ज्वल, तुम भी जांच करो। शुभमन हैरान हुए और फिर मुस्कुराए। एल्डो उज्ज्वल, तुम देखो, हम मिलकर तस्दीक करें। उज्ज्वल ने सिर हिलाया, सोफे के सामने गया और बच्चे की सावधानी से जांच की। करण ने भी मौका लिया, सावधानी से अपनी तस्दीक को जांचने के लिए। रंजीत ने पास की मेज पर रखे दस्तावेजों के ढेर की ओर इशारा किया। ये हॉस्पिटल से पूरी जांच के नतीजे हैं। डॉक्टर उज्ज्वल, तुम भी इन्हें देख सकते हो। उज्ज्वल ने औपचारिकता नहीं की, हालांकि उसने बच्चे की जांच की थी, लेकिन जांच रिपोर्ट के साथ मिलकर उसका निदान ज्यादा सटीक हो सकता था। रिपोर्ट पढ़ने के बाद उज्ज्वल का चेहरा कुछ उलझन में पड़ गया। बच्चे के सभी लक्षण और व्यवहार साबित करते थे कि वह बीमार था, बहुत असहज था, इसलिए वह रो रहा था और हंगामा कर रहा था। लेकिन ये जांच रिपोर्ट उसके पिछले निष्कर्ष को पूरी तरह पलट देती थी, क्योंकि इस जांच रिपोर्ट के अनुसार बच्चा बिल्कुल बीमार नहीं था। उज्ज्वल ने रिपोर्ट नीचे रखी। रंजीत ने आखिरकार पूछा, आप दोनों बताइए, मेरे पोते को क्या हुआ है? शुभमन ने उज्ज्वल को घूरा, बहुत आत्मविश्वास के साथ। एल्डो उज्ज्वल, तुम पहले बोलो।
उज्ज्वल ने थोड़ा हिचकिचाया। मुझे पहले लगा कि ये स्टैग्नेशन और हीट हो सकता है, लेकिन जांच रिपोर्ट बताती है कि ऐसा नहीं है। रंजीत की भौहें सिकुड़ गईं। निष्कर्ष क्या है? उज्ज्वल ने कई बार अपने शब्दों को तौला और आखिरकार सिर हिलाया। मैं विशिष्ट बीमारी का निर्धारण नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ प्रेस्क्राइब करना हो तो मैं ब्लड हीट कम करने की दवा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा फायदा होगा। रंजीत की आंखों में निराशा साफ दिखाई दी। उसने शुभमन की ओर देखा। डॉक्टर शुभमन, तुम क्या कहते हो? शुभमन ने असहाय उज्ज्वल को देखा और उसका चेहरा अचानक घमंडी हो गया। एल्डो उज्ज्वल, तुम्हारी चिकित्सा कला बद से बदतर होती जा रही है। मैं तुम्हारे स्टेग्नेशन और हीट के निदान से सहमत हूं, लेकिन ब्लड हीट कम करने की दवा न सिर्फ कम असरदार होगी बल्कि बिल्कुल बेकार होगी। उज्ज्वल का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया और उसने जवाब दिया, क्या तुम्हारे पास कोई समाधान है? शुभमन ने गर्व से कहा, बेशक, मेरे पास समाधान है। स्पाइरल नीडल टेक्निक से खून निकालकर ब्लड स्टेग्नेशन और हीट को बाहर निकाला जा सकता है। सुई बीमारी को हटाएगी। रंजीत के चेहरे पर खुशी दिखी। क्या इसे ठीक किया जा सकता है? शुभमन का चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। जब मैंने कहा कि इसे ठीक किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से इसे ठीक किया जा सकता है। रंजीत बहुत खुश हुए। अच्छा डॉक्टर शुभमन, अगर तुम मेरे पोते को पूरी तरह ठीक कर देते हो तो मैं तुम्हें 10 करोड़ से धन्यवाद दूंगा। शुभमन की आंखें अचानक चमक उठी। शुक्रिया मिस्टर रंजीत। रंजीत की मुस्कान फीकी पड़ गई। डॉक्टर शुभमन, मुझे तुम्हारी सुई की तकनीक और सिद्धांत समझ नहीं आते, लेकिन ये मेरा इकलौता पोता है। अगर तुम उसे ठीक कर देते हो तो मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम उसे ठीक नहीं कर पाए और मुझे धोखा दिया तो तुम जानते हो मिस्टर रंजीत, इसके परिणाम क्या होंगे। शुभमन का चेहरा पीला पड़ गया। वह रंजीत के बारे में जानता था, जिसने नदी की रेत खोदकर अपनी संपत्ति बनाई थी और अब तक अपनी फैमिली को विकसित किया था, और उसके हाथ कई लोगों के खून से रंगे थे, इसलिए उसके शब्द सिर्फ धमकी नहीं थे। थोड़ा हिचकिचाने के बाद 10 करोड़ की लालच के बारे में सोचकर शुभमन ने दांत पीसकर कहा, मिस्टर रंजीत, मुझे यकीन है। रंजीत का चेहरा ढीला पड़ा। ठीक है, तो इलाज शुरू करो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए बस मुझे बताओ। रंजीत ने उज्ज्वल की ओर मुड़कर शांति से कहा, डॉक्टर उज्ज्वल, परेशानी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। छोटा हैंग, डॉक्टर उज्ज्वल को बाहर छोड़ाओ। उज्ज्वल ने आह भरी। जाने ही वाला था, लेकिन करण ने अचानक उसकी आस्तीन खींची। उज्ज्वल ने पीछे मुड़कर देखा और अचानक समझ आया, अरे, वह करण को कैसे भूल गया। जब उसने अभी बच्चे की जांच की और रिपोर्ट पढ़ी, वह अनुमान और आत्मनिषेध के मृत अंत में फंस गया था, और शुभमन के ताने से उसका दिमाग उदास हो गया था और वह भूल गया था कि वह तैयार होकर आया था। 1 मिनट रुकिए, उज्ज्वल ने सेक्रेटरी से कहा और करण के साथ कुछ कदम चला, फुसफुसाते हुए, मुझे माफ करो मिस्टर करण, मेरा दिमाग अभी भटक गया था। तुम्हें इस बच्चे के बारे में क्या लगता है? करण ने फुसफुसाया, ये बच्चा बीमार नहीं है, उसे जहर दिया गया है। उज्ज्वल हैरान दिखे। उनकी आवाज़ अनजाने में 2 स्तर ऊंची हो गई। जहर। कमरे में सभी की नज़रें उनकी ओर मुड़ गईं। उज्ज्वल को पता चला कि उन्होंने गलती से बोल दिया और बार बार माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। रंजीत की नज़रें उज्ज्वल को पार करके सीधे करण के चेहरे पर पड़ीं। उनकी आवाज़ गहरी थी, युवक, क्या तुम कह रहे हो कि मेरे पोते को जहर दिया गया है? करण ने शुरू में ये प्लान किया था कि वो चुपके से उज्ज्वल को रिजल्ट बताएगा और उज्ज्वल मैसेज आगे रिले करेगा, लेकिन उज्ज्वल के अचानक चिल्लाने से सबका ध्यान करण की तरफ चला गया और करण को समझ आ गया कि अब वो इस मामले से अलग नहीं रह सकता। हाँ, वो बीमार नहीं है, उसे गू विष दिया गया है। हालांकि करण को सामने आने का कोई शौक नहीं था, बच्चा निर्दोष था और एक वैद्य के तौर पर वो चुपचाप नहीं बैठ सकता था। सबसे जरूरी बात, करण को शुभमन के जिक्र किया हुआ सर्पिल सुई विधि समझ में आया था, जो काफी चतुराई भरा था लेकिन मूल कारण को ठीक नहीं करता था। रंजीत के बोलने से पहले शुभमन ने तंज कसते हुए कहा, गू से जहर? अरे यार, तुमने जरूर बहुत सारे उपन्यास पढ़ लिए होंगे और भूत प्रेत के चक्कर में पड़ गए हो। इस दुनिया में गू जैसी कोई चीज नहीं होती। ये बस एक जहरीला कीड़ा है, जिसे अफवाहों और बड़ा चढ़ाकर बात करने से महिमामंडित किया गया है। रंजीत ने मुंह फेरकर पूछा, डॉक्टर उज्ज्वल, ये कौन है? उज्ज्वल ने शर्मिंदगी के साथ करण का परिचय दिया, करण, मिस्टर करण, उनकी चिकित्सा कला मुझसे कहीं बेहतर है। रंजीत ने भौहें उठाईं। जाहिर तौर पर उन्हें यकीन नहीं हुआ क्योंकि करण बहुत छोटे लग रहे थे। शुभमन ने फिर से तंज कसा, एल्डर उज्ज्वल, तुम इस तरह कैसे फंस गए? तुम पुराने मार्शल आर्ट्स के गुर क्यों आजमा रहे हो? अगर तुम किसी को ऊपर उठाना चाहते हो तो कम से कम कोई बेहतर कहानी तो बनाओ। गू, यकीन नहीं होता तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया? एल्डर उज्ज्वल, तुमने कभी गू देखा है? रंजीत ने करण की तरफ तेजी से देखा, डॉक्टर करण, तुम किस अस्पताल या क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हो? करण ने शांति से जवाब दिया, मेरे पास चिकित्सा कला है, लेकिन मैं पेशे से डॉक्टर नहीं हूँ। रंजीत ने गंभीरता से कहा, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम अभी क्या काम करते हो?
करण ने 2 सेकंड रुककर जवाब दिया, मैं एक मेडिकल उपकरण कंपनी में सेल्स टीम लीडर हूँ। मेडिकल उपकरण बेचते हो? शुभमन ने फिर से हंसी उड़ाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? क्या तुम और तुम्हारी टीम रोज ग्राहकों को चिकनी चुपड़ी बातें करके इतने बिगड़ गए हो कि अब तुम मिस्टर रंजीत पर भी ये आजमाने चले हो? रंजीत ने शुभमन की बात को अनदेखा किया और शांति से पूछा, तुम क्यों कह रहे हो कि बच्चे को गू का जहर दिया गया है? करण ने शांति से जवाब दिया, उसे ब्लड बनिंग गू का जहर दिया गया होगा, जो बहुत छोटा होता है। तुम इसे एक तरह का बढ़ा हुआ वायरस समझ सकते हो, लेकिन ये वाकई में जिंदा होता है और लोगों की रक्त नलिकाओं में रह सकता है, एक हार्मोन जैसा पदार्थ स्रावित करता है। ये तरल हल्का सा जहरीला होता है, खून में घुल जाता है और बुखार जैसे लक्षण पैदा करता है। जैसे जैसे ब्लड बनिंग गू इस तरल को और ज़्यादा स्रावित करता है, लक्षण और गंभीर हो जाते हैं, जैसे खुजली और बीच बीच में तेज दर्द। जहर जानलेवा नहीं है, लेकिन ये खून के साथ पूरे शरीर में फैल सकता है, कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है, खासकर दिमाग को, और आखिरकार मूर्खता पैदा करता है। रंजीत का चेहरा थोड़ा बदल गया क्योंकि करण की बातें बहुत डरावनी थीं। और तुमने ये निष्कर्ष कैसे निकाला? करण ने बच्चे की दाहिनी बांह की तरफ इशारा किया, यहाँ कुछ लाल बिंदु हैं जो बैंगनी हैं और सभी रक्त नलिकाओं के ऊपर हैं। यहीं से ब्लड बनिंग गू नलिका में घुसा है। लोगों की नज़रें उन छोटे लाल बिंदुओं पर जाकर टिक गईं, जो एक लाइन में थे, और उन्हें शक हुआ कि ये किसी कीड़े या मच्छर के काटने का निशान हो सकता है ना? एक नज़र डालने के बाद शुभमन ने हंसी उड़ाई, बकवास। दुनिया में ऐसा कोई छोटा कीड़ा नहीं है जो त्वचा को भेद कर रक्त नलिकाओं में घुस जाए और जिंदा रहे। तुम बस लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हो। और फिर कौन ऐसी हरकत करेगा कि 2 साल से भी कम उम्र के बच्चे को नुकसान पहुंचाए? रंजीत ने करण को घूरा, कोई और सबूत है? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, दवा सिर्फ बीमारी ठीक करती है, रहस्य नहीं सुलझाती। रंजीत ने सिर हिलाया, अपने सेक्रेटरी की तरफ मुड़ा और इशारा किया, फिर गंभीरता से कहा, डॉक्टर उज्ज्वल और मिस्टर करण को बाहर का रास्ता दिखाओ। उज्ज्वल घबरा गए, मिस्टर करण की चिकित्सा कला असाधारण है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। मिस्टर रंजीत, कृपया सावधान रहो, बच्चे की सुरक्षा दांव पर है। करण ने उज्ज्वल को रोका, दवा बीमारी ठीक नहीं कर सकती, बुद्ध केवल उनको बचाते हैं जिनका नसीब होता है। चलो। करण ने होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही देखा कि राव और गिल परिवार जाने की तैयारी कर रहे थे। जब शनाया ने करण को बाहर आते देखा, वो खुशी से दौड़कर आए, करण की बांह को आत्मीयता से पकड़ा और आसपास की नजरों को अनदेखा कर दिया। सौरभ ने ये दृश्य देखा और गुस्से में दांत पीसने लगा। सौरभ ने अपने माता पिता का इंतजार नहीं किया, अपनी फरारी में बैठा और होटल से तेजी से निकल गया। गुस्से में सौरभ ने अमित को फ़ोन किया और पूछा कि आखिर कब वो करण से छुटकारा पा सकेंगे। फ़ोन उठा, लेकिन एक औरत की आवाज़ आई, हेलो, ये कौन? सौरभ ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं डायरेक्टर युगांश को ढूंढ रहा हूँ। युगांश की कल रात अचानक मौत हो गई। आपको उनसे क्या काम था? सौरभ का दिल धक से रह गया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। युगांश मर गया। सौरभ ने सहज रूप से ब्रेक दबाया और गाड़ी की रफ्तार कम हो गई। मैं जयपुर रियल एस्टेट से सौरभ हूँ, अभी डायरेक्टर युगांश के साथ एक जरूरी साझेदारी में हूँ। वो कैसे मरे? औरत को जाहिर तौर पर जयपुर रियल एस्टेट और युगांश के रिश्ते के बारे में पता था। उसका लहजा कम सतर्क हो गया जब उसने जवाब दिया, मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता, लेकिन सुना है कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ उलझ गए थे जिसके साथ नहीं उलझना चाहिए था, और उस शख्स ने उनके दरवाजे पर ही उनकी हत्या कर दी। दरवाजे पर हत्या? सौरभ का दिल बेवजह तेजी से धड़कने लगा, उसे लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है। क्या तुम्हें पता है वो शख्स कौन था? औरत ने जवाब दिया, मैंने अमित से पूछा, लेकिन वो टालमटोल करता रहा। मैंने एक छोटे भाई से पूछा और उसने बताया कि कल एक युवक कंपनी में युगांश से मिलने आया था और उसके बाद युगांश मर गया। हाँ, उनके 2 गुंडे, आयरन फिस्ट और एविल घोस्ट, भी मर गए। एक युवक? सौरभ का दिल और तेजी से धड़कने लगा, एक अनजाना डर उसे घेरने लगा। क्या उस शख्स का नाम करण था? औरत ने आह भरी, मुझे पक्का नहीं पता, उन्होंने बस इतना बताया कि वो 26-27 साल का था और गैरस्थानीय लहजे में बोलता था। इसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, उन्होंने मुझे और डिटेल्स नहीं बताईं। कंपनी को अब अमित ने संभाल लिया है। सौरभ को औरत की बाकी बातें सुनने का मन नहीं था और उसने फ़ोन काट दिया। उसने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी, पूरी तरह घबराया हुआ था। 26-27 साल का, गैरस्थानीय लहजा, क्या ये करण नहीं है? उसने युगांश को करण को मारने के लिए कहा था, लेकिन करण ब्लैक बैम्बू कंपनी गया और युगांश को मार दिया, साथ ही उन ताकतवर गुंडों आयरन फिस्ट और एविल घोस्ट को भी। कल की बात, अगर ये वाकई करण था तो क्या उसे नहीं पता कि सौरभ ही वो शख्स था जिसने युगांश को उसकी हत्या के लिए भेजा था? युगांश तो मर चुका है, तो क्या अब उसकी बारी नहीं है? सौरभ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसे करण के पहले कहे शब्द याद आए, काला माथा, खूनी आपदा।
सौरभ के माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। क्या करण के शब्दों का मतलब ये था कि उसे पता था कि सौरभ ही इसके पीछे का मास्टरमाइंड था और अब वो उसका पीछा करने की, शायद उसे मारने की योजना बना रहा था। वो यहाँ और नहीं रुक सकता था। सौरभ बेवकूफ़ नहीं था। सब कुछ सोचने के बाद उसने शिमला छोड़कर कहीं और छिपने का फैसला किया। उसने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और अपने पिता सुरेंद्र के मोबाइल पर डायल किया। डैड, मेरा एक दोस्त पौंडीचेरी में शादी कर रहा है। मैं वहाँ कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। सुरेंद्र ने पूछा, कंपनी में इतना कुछ चल रहा है, तुम जा सकते हो? सौरभ का दिमाग अशांत था। उसकी जान दांव पर थी। उसे कंपनी की क्या परवाह थी। उसने बस बहाना बनाया, मैं अपने काम को ठीक से व्यवस्थित कर लूँगा। अगर कोई समस्या हुई तो मैं इंटरनेट के जरिए रिमोटली हैंडल कर लूँगा। हॉर्न, हॉर्न, हॉर्न। सौरभ अपनी बात पूरी करने से पहले पीछे से तेज हॉर्न की आवाज़ आई। उसी वक्त एक तेज सफ़ेद रोशनी ने उसकी स्पोर्ट्स कार को घेर लिया। कौन है ये हॉर्न बजा रहा है? सौरभ ने सिर घुमाया और चकाचौंध करने वाली सफ़ेद रोशनी के बीच देखा। एक विशाल ट्रक जो तेजी से ट्रेन की तरह हॉर्न बजाता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। भारी भरकम तेज रफ्तार ट्रक के सामने फरारी एक बच्चे के खिलौने जैसी थी, जो हवा में उछलकर सड़क किनारे फूलों की क्यारी में जा गिरी। ट्रक रुका नहीं और सीधे आगे बढ़ गया। धूम! फरारी टुकड़े टुकड़े हो गई। ट्रक फूलों की क्यारी में जा घुसा और एक बड़ा हिस्सा चपटा हो गया। होटल के प्रवेश द्वार पर सुरेंद्र, जो गाड़ी में बैठने वाला था, अचानक पीला पड़ गया। सौरभ, सौरभ, जल्दी करो, सौरभ का एक्सीडेंट हो गया। करण की नज़र थोड़ी सी चमकी। क्या अमित ने अपनी चाल चल दी? क्या हुआ? चलो देखते हैं। शनाया, गपशप की तलाश में, ने करण को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए उकसाया। उसने अपने माता पिता के साथ जाने से मना कर दिया था और करण के साथ पैसेंजर सीट पर बैठने की जिद की थी। करण ने गाड़ी स्टार्ट की और थोड़ी देर बाद ट्रैफिक धीमा होकर सिंगल लेन क्रॉल में बदल गया। जल्द ही करण ने एक्सीडेंट की जगह देखी। नियंत्रण से बाहर ट्रक, सामान से लदा हुआ, फरारी के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए, और ट्रक का ड्राइवर, जिसका माथा खून से सना था, पास में बेसुध बैठा था। करण को सौरभ नहीं दिखा, लेकिन उसने धातु के टूटे हुए ढेर से सफ़ेद पैंट पहने एक पैर बाहर निकला हुआ देखा, जिसके आसपास खून का बड़ा धब्बा था। शनाया की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने अपना मुंह ढक लिया। क्या वो सौरभ है? करण ने गाड़ी नहीं रोकी। वो धीरे धीरे एक गैप से गुजरा और आगे बढ़ गया। होना चाहिए, शनाया ने अनमने ढंग से फुसफुसाया। क्या वो मर गया? करण ने सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में कोई अमर भी नहीं बच सकता। शनाया ने अचानक करण की तरफ देखा। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। तुमने पहले कहा था कि उसका माथा काला है और खूनी आपदा होगी। वो सच हो गया? क्या तुम सचमुच चेहरा पढ़ सकते हो? करण ने लापरवाही से जवाब दिया। थोड़ा सा। मैंने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने मुझ पर यकीन नहीं किया। शनाया ने होंठ काटा, सिर झुकाया और थोड़ी देर बाद फुसफुसाई। क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? करण ने शांति से पूछा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अंतर्जनन। शनाया ने करण की तरफ नहीं देखा, अपनी टांगों की तरफ देखते हुए कहा, तुमने पहले कहा था कि लोग मरेंगे। मुझे उस वक्त लगा कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन अब सोचती हूँ शायद तुम्हें तब पता था कि सौरभ मरने वाला है। करण ने एक पल सोचा और शांति से पूछा, सच सुनना चाहती हो या झूठ? शनाया ने सिर उठाया। उसकी आंखें करण के आकर्षक पुरुष चेहरे को सीधे देख रही थीं। मैं सच सुनना चाहती हूँ। क्या तुम बता सकते हो? करण ने सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, इसका मुझसे लेना देना है। शनाया ने होंठ सिकोड़े। क्या तुम और विस्तार से बता सकते हो? करण ने शांति से जवाब दिया, उसने मुझे मारने के लिए किसी को हायर किया था। अगर मैंने मुकाबला नहीं किया होता तो 4 शाम पहले मैं पार्किंग लॉट में एक गिरोह द्वारा काट दिया गया होता। शनाया की आंखों में हैरानी भर गई। उसने तुम्हें मारने के लिए हत्यारा हायर किया? करण ने सिर हिलाया। मैं बस तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड हूँ। तुम नहीं सोचती कि मैंने उसे सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता था और तुम्हारे साथ रहना चाहता था? शनाया के चेहरे से तनाव अचानक गायब हो गया। समझी? तो अभी का कार एक्सीडेंट? करण ने ईमानदारी से जवाब दिया, उसने मुझे मारने के लिए किसी को हायर किया था, तो मैंने उस हायर किए गए शख्स को कहा कि या तो वो अपने मालिक को मार दे या मैं उसे मार दूंगा। उनमें से सिर्फ एक ही जीवित रह सकता था। शनाया समझ गई और उसका शरीर आखिरकार ढीला पड़ गया, तो उस हायर किए गए शख्स ने अपनी जान बचाने के लिए उसे मार दिया। करण ने शनाया की प्रतिक्रिया को देखा, थोड़ा हैरान हुआ। ये कैसी प्रतिक्रिया है? तुम अभी इतनी डरी हुई लग रही थी। शनाया ने होंठ काटा। मैंने पहले गलत समझ लिया था। मुझे लगा कि सौरभ ने तुम्हें परेशान किया और मुझसे उलझा, तो तुमने उसे मारने का फैसला किया। अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे बहुत डर जाती, लेकिन अब मुझे पता है कि उसने पहले तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और तुम बस जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। अब मुझे डर नहीं लग रहा। करण को अचानक शनाया के मन में आए बदलाव का कारण समझ आ गया।
अगर वो छोटी छोटी बातों पर मारने वाला इंसान होता तो इसका मतलब होता कि वो स्वभाव से क्रूर और बर्बर है। ऐसे निर्दयी इंसान से कौन नहीं डरेगा। लेकिन जब उसे पता चला कि सौरभ ने पहले उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और वो सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा था, भले ही उसने खुद सीधे हत्या नहीं की, तो वो डरना बंद कर देगी। सामान्य लोग बुरे लोगों से डरते हैं जो दूसरों को मारते हैं, लेकिन एक पीड़ित से नहीं जो आत्मरक्षा में बुरे इंसान को मार देता है। करण ने जिज्ञासा से पूछा, सौरभ मर गया, तुम्हें दुख नहीं हुआ? शनाया ने मुंह बनाया, जब मैंने पहली बार कार एक्सीडेंट में उसकी मौत देखी तो मैं हैरान थी और थोड़ा दुखी भी हुई। हालांकि मुझे वो वाकई पसंद नहीं था, फिर भी मैं उसे जानती थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने तुम्हारी जान लेने के लिए हत्यारा हाय किया था तो मेरे पास दुखी होने की कोई वजह नहीं बची। खासकर जब तुमने पहाड़ी पर उसकी जान भी बचाई थी, लेकिन उसने नेकी का बदला बदी से दिया। उसकी मौत उसकी गलती थी। थोड़ा रुककर शनाया की आंखें चमक उठीं जब उसने करण की तरफ देखा। अब तुमने मुझे इस गुप्त मामले के बारे में बताया, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं सौरभ के माता पिता को बता दूंगी? करण हंसा, जब मैंने तुम्हें बताने का फैसला किया तो मुझे यकीन था कि तुम ऐसा नहीं करोगी। पहली बात, तुम वैसी इंसान नहीं हो। दूसरी बात, अगर ये बात बाहर आई तो ये न मेरे लिए, न तुम्हारे लिए और न ही गिल परिवार के लिए फायदेमंद होगी। शनाया ने सिर हिलाया, हाँ, अगर उसके माता पिता को सच पता चला तो वो निश्चित रूप से मुझसे और गिल परिवार से नफरत करेंगे। करण ने सिर हिलाया, तुम्हारी स्वीकार करने की क्षमता काफी मजबूत है। जो मौत को बुलाते हैं वो मरते हैं। शनाया ने हंसी उड़ाई, जो मारता है उसे मार दिया जाता है। तथ्य यह है कि तुम ताकतवर हो। अगर तुम साधारण इंसान होते तो अब तक मर चुके होते। सोचने पर लगता है कि उसकी मौत में कोई अन्याय नहीं हुआ। करण ने हंसते हुए कहा, वो धनी और ताकतवर था, दबंगई करने का आदी था, सबसे सीधे तरीकों से समस्याओं को हल करता था। बस इस बार उसने गलत निशाना चुना। शनाया ने जिज्ञासा से पूछा, तुम लोगों ने कार एक्सीडेंट की व्यवस्था कैसे की? ये बहुत असली लग रहा था। करण ने सिर हिलाया, ईमानदारी से कहूं, मुझे नहीं पता। जब वो बात कर रहे थे करण का फोन बजा। ये अमित था। करण ने शनाया से कुछ छिपाया नहीं और सीधे फोन उठाया। हेलो। अमित की सम्मानजनक आवाज आई, मिस्टर करण, सौरभ का अभी कार एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही मर गया। करण ने हल्के से जवाब दिया, शनाया की तरफ देखते हुए जो ध्यान से सुन रही थी। मैं उस जगह से गुजरा और देख लिया। ड्राइवर का क्या हुआ? अमित ने जवाब दिया, वो टर्मिनल कैंसर का मरीज है जिसे बस आधा महीना बाकी है। मैंने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो अपने परिवार को सेटल कर सके और वादा किया कि उसके बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाऊंगा। करण का चेहरा शांत था, अपना वादा पूरा करना और अच्छे से करना। अमित काम गया, जल्दी से आश्वासन दिया, चिंता मत करो मिस्टर करण, मैं वादा पूरा करूंगा और अच्छे से करूंगा। करण ने सिर हिलाया, ठीक है, अब हम बराबर हैं। अमित ने राहत की सांस ली और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मिस्टर करण। करण ने जवाब दिया, क्या बात है? अमित की आवाज में बेचैनी थी। तारुष ने यहाँ की स्थिति के बारे में पूछा। मैं उनसे छिपा नहीं सका तो मुझे बताना पड़ा। करण को कोई फर्क नहीं पड़ा, समझा। अमित की आवाज और धीमी हो गई, जैसा मैं समझता हूँ तारुष शायद युगांश की मौत को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कृपया सावधान रहना मिस्टर करण। करण थोड़ा हैरान हुआ, तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? अमित ने जवाब दिया, तुमने 2 बार मेरी जान बख्शी, मैं बस तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता था। करण ने अचानक पूछा, अगर युगांश मर गया तो ब्लैक बैम्बू कंपनी को कौन संभाल रहा है? अमित की आवाज में थोड़ी शर्मिंदगी थी। तारुष ने मुझे अस्थायी रूप से इसे संभालने को कहा। करण हंसा, तो फिर तुम्हें प्रमोशन के लिए बधाई। सावधानी भरे लहजे में अमित ने जवाब दिया, ये सब मिस्टर करण की कृपा से हुआ। करण ने और कुछ नहीं कहा और फोन काट दिया। वो शनाया की तरफ मुड़ा, समझी? शनाया ने सिर हिलाया, समझी, फिर भी नहीं समझी, युगांश कौन है और वो कैसे मरा? करण ने आह भरी, पौध तोड़कर सच्चाई जानना अच्छी आदत नहीं है। शनाया पास आए, अपना चेहरा करण के कंधे पर टिकाते हुए उसकी ओर देखकर पलकें झपकाते हुए नखरे दिखाने लगी। अरे करण, बताओ ना, हम इतने करीब हैं, अब क्या छुपाना? करण, ये निकनेम, ओहो, सुनकर तो दिल सचमुच धड़क उठता है। ये नखरे, कोई भी मर्द इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। करण ने शनाया की ओर देखा, मैंने युगांश को अपने हाथों से मारा। शनाया ने बिना सोचे कहा, तो वो मरने के लायक ही होगा। करण ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शनाया हंसी, तुम तो उस ड्राइवर की भी परवाह करते हो जिसे तुमने कभी देखा तक नहीं, तो तुम किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। करण हंस पड़ा, ये लड़की तो कमाल की नज़र रखती है, ये जानते हुए कि उसकी चेतावनी ड्राइवर के लिए थी और उसका रवैया शुरुआती बेचैनी से शांत स्वीकृति और अब अटूट समर्थन में बदल गया। जब बात यहाँ तक आ गई तो करण ने और कुछ नहीं छुपाया और युगांश की कहानी सुनाई। शनाया उतनी डरी नहीं जितना करण ने सोचा था, बल्कि उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं।
वाह, तुम तो गजब हो। ये जानते हुए कि वो ड्रैगन का अड्डा था, तुम अकेले गए, बिल्कुल किसी पुराने योद्धा की तरह, दुश्मन के कैंप में घुसकर उनके लीडर को मार डाला और फिर आराम से निकल आए। आसपास ढेर सारे सिपाही, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाया। करण हंस पड़ा। तुमने बहुत टीवी ड्रामे देखे हैं। तुम एक लड़की हो, ऐसी बातें सुनकर डर नहीं लगता, बल्कि उत्साहित हो रही हो। तुम नॉर्मल नहीं हो। मुझमें क्या नॉर्मल नहीं है? शनाया ने जोर देकर कहा। उन्होंने तुम पर हमला करने की हिम्मत की, मतलब उन्होंने पहले भी कई बार ऐसा किया होगा, कई लोगों को नुकसान पहुंचाया होगा। वो सब खलनायक थे, तुमने उन्हें मारकर कई लोगों की अप्रत्यक्ष रूप से मदद की। तुम एक हीरो हो, एक सच्चा योद्धा। मैं तुम्हें सिर्फ सराहूंगी, डरूंगी क्यों? करण ने शनाया का सिर दूर धकेला और हंसते हुए कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूं, बस अपनी रक्षा कर रहा था। जब उन्होंने एक बार मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो दूसरी बार भी कर सकते थे। खुले भाले से बचना आसान है, लेकिन छुपे हुए तीरों से बचना मुश्किल। तो सबसे अच्छा तरीका है कि दुश्मन को सीधे खत्म कर दो और उन्हें दूसरा मौका न दो। शनाया ने पलकें झपकाईं। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाए, तो क्या तुम मेरे लिए कत्लेआम मचा दोगे? करण हंसते हुए बोला, नहीं चाहता। शनाया तुरंत गुस्सा हो गई और बोली, क्यों नहीं? करण ने जवाब दिया, तुम मेरे लिए इतनी खास नहीं हो। मैं शनाया ने करण की बात काटी, गर्लफ्रेंड। करण ने तुरंत जवाब दिया, नकली। शनाया अवाक रह गई। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद थोड़ा शर्मिंदगी के साथ बोली, तुम मुझे असली मान सकते हो। असली मान लूं? करण ने मजाक उड़ाया, असली असली होता है, नकली नकली। असली मानने की बात का क्या मतलब? तुम खूबसूरत लड़कियां धोखा देने में माहिर होती हो। शनाया गुस्सा हो गई। उसका मतलब था कि वो उसे अपनी असली गर्लफ्रेंड मान सकता है, लेकिन उसने उसकी बात पूरी तरह गलत समझ ली। ठीक है, हम पहुंच गए, घर जाओ। तुम्हारे पास घर में गाड़ी है, फिर भी मेरे साथ लिफ्ट मांगती हो। मुझे रास्ता बदलना पड़ा, इतना पेट्रोल बर्बाद हुआ। शनाया कुछ कह पाती, इससे पहले ही करण ने उसे कार से बाहर धकेल दिया। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। स्टील का आदमी लड़कियों को समझ नहीं सकता। करण ने गुस्से में तिलमिलाती शनाया पर चिल्लाया, अब से तुम्हारे दादाजी को हफ्ते में एक बार ही एक्यूपंक्चर चाहिए, अगले वीकेंड पर मिलते हैं। शनाया ने तेजी से दूर जाती कार को देखा, गुस्से में पैर पटकते हुए। इतनी जल्दी भागने की क्या जरूरत? क्या मैं उसे खा जाऊंगी? वो इतनी जल्दी अपनी नकली पत्नी के पास वापस जा रहा है। मुझे देखना होगा वो कैसी दिखती है। मुझे नहीं लगता वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत होगी। मैंने तय कर लिया, ये मर्द मेरा है। होटल स्वीट में बच्चा लगातार रो रहा था, उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। रंजीत ने ठंडी नज़रों से देखा, डॉक्टर शुभमन, तुमने एक्यूपंक्चर किया, खून निकाला, फिर भी बच्चे की हालत में कोई सुधार क्यों नहीं हुआ? क्या तुमने नहीं कहा था सुई से बीमारी खत्म? शुभमन पसीने से तरबतर था, उसकी आंखों में डर था। मिस्टर रंजीत, शायद बच्चे में जमा गर्मी इतनी ज़्यादा है कि एक बार में पूरी तरह निकल नहीं पाए। मैंने एक्यूपंक्चर से गर्मी निकाली है और एक रात आराम के बाद धीरे धीरे सुधार होना चाहिए। एक कहावत है, बीमारी पहाड़ की तरह आती है, रेशम की तरह जाती है, यही सिद्धांत है। रंजीत ने शुभमन को लंबे समय तक ठंडी नज़रों से घूरा और शुभमन की पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। डॉक्टर, शुभमन के लिए होटल में एक कमरा बुक करो और उसे कल बच्चे का इलाज जारी रखने को कहो। शुभमन मन ही मन कोस रहा था, उसे पता था कि उसे बंधक बनाया जा रहा है। अगर कल बच्चे की हालत सुधर गई, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर नहीं, तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। शुभमन डरा हुआ और हैरान था, ये काम क्यों नहीं कर रहा? उसका एक्यूपंक्चर तकनीक काफ़ी उम्दा था, गर्मी निकालने में हमेशा एक सुई से काम हो जाता था, लेकिन आज अचानक ये बेअसर रहा। न सिर्फ बेअसर, बल्कि ऐसा लग रहा था कि इलाज के बाद बच्चा और जोर से रोने लगा। क्या ये सिर्फ सुई की चुभन का दर्द था, या उसके एक्यूपंक्चर ने हालत और बिगाड़ दी? क्या कारण सही था और बच्चे की बीमारी गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि जहर की वजह से थी? शुभमन, रंजीत की आंखें ठंडी थीं और उसका खतरनाक रवैया साफ दिख रहा था। कल तुमने कसम खाई थी कि सुई से बीमारी खत्म हो जाएगी। बाद में तुमने कहा कि जमा गर्मी को निकालना मुश्किल है और इसे रात भर आराम की जरूरत है। अब तुम क्या कहना चाहते हो? शुभमन का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें थकी हुई थीं। वो अब उतना आत्मविश्वास में नहीं था जितना कल रात था। बच्चा अभी भी लगातार रो रहा था, उसकी आवाज़ पूरी तरह भारी हो चुकी थी। कल रात बच्चा थकान की वजह से सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोया था, लेकिन जल्दी ही फिर जाग गया और रोने लगा। ये पूरी रात चलता रहा। शुभमन ने हर वो तरीका आजमाया जो उसे सूझा, लेकिन सब बेकार। मिस्टर रंजीत, मैं अक्षम हूँ। इस बिंदु पर मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। रंजीत ने ठंडा मजाक उड़ाया, तुम्हारे एक वाक्य से बच्चे ने तुम्हारे हाथों इतना दुख झेला। अब तुम कहते हो कि तुम अक्षम हो, सोचते हो कि सब खत्म हो जाएगा। शुभमन का चेहरा और पीला पड़ गया। वो अच्छी तरह जानता था कि रंजीत कितना क्रूर हो सकता है, एक ऐसा शख्स जो किसी की जान लेने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। अब सब खत्म हो गया।
न सिर्फ उसने 10 करोड़ रुपये नहीं कमाए बल्कि खुद को मुसीबत में डाल लिया। शुभमन ने दांत पीसे और कहा, इस बीमारी के लिए मुझे लगता है कि मिस्टर रंजीत ने मुझसे और उज्ज्वल से पहले कई अस्पतालों से सलाह ली होगी। जब हम दोनों मदद नहीं कर सके तो दूसरों के लिए भी ये मुश्किल होगा। मैं सोच रहा था अगर आपको इलाज चाहिए तो आपको करण को ढूंढना पड़ सकता है। रंजीत ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम ही नहीं कह रहे थे कि वो धोखेबाज है? अब तुम जिम्मेदारी टालने के लिए एक धोखेबाज को शामिल कर रहे हो। शुभमन ने जबरदस्ती मुस्कुराया, कल मैं ज्यादा आत्मविश्वास में था और ठीक से नहीं सोचा। आज जब मेरे सारे तरीके नाकाम रहे तो मैंने इस पर विचार किया। हालांकि उज्ज्वल और मैं सालों से बहस करते रहे हैं और कभी साथ नहीं चले, लेकिन उसका चरित्र भरोसेमंद है। जब उसने कहा कि करण की चिकित्सा कला बहुत अच्छी है तो मुझे लगता है कि ये सच है। रंजीत ने ठंडा मजाक उड़ाया, तो क्या तुम अब ये कह रहे हो कि बच्चे को भी जहर दिया गया है और दोष उस अनदेखे और अछूते गो कीड़े पर डाल रहे हो? शुभमन ने सिर हिलाया, मैं अक्षम हूं, मैं जिम्मेदारी से नहीं भागूंगा। कल रात मैंने बच्चे की रक्त नलिकाओं की तस्वीर ली थी और अभी एक और ली। तुलना करने पर मैंने पाया कि बच्चे की रक्त नलिकाओं का रंग वाकई पहले से गहरा है। हालांकि इसे पहचानना मुश्किल है, अगर तुम ध्यान से देखो तो अंतर दिख सकता है। रंजीत की आंखें चौड़ी हो गईं, मुझे दिखाओ। शुभमन ने 2 तस्वीरें खोलीं। रंजीत ने आंखें सिकोड़कर ध्यान से तुलना की, उसके चेहरे पर आश्चर्य दिखा। रंग वाकई गहरा था, करण सही था, क्या बच्चे को वाकई जहर दिया गया था? रंजीत ने मुड़कर अपने सेक्रेटरी को धीमी आवाज में निर्देश दिया, नाथन, जाओ और डॉक्टर उज्ज्वल और मिस्टर करण को वापस बुलाओ। हुक लग गया। करण ने अपनी कलाई हिलाई और एक हथेली के आकार की क्रूसियन कार्प मछली पानी से बाहर निकली। करण ने मछली को किनारे पर खींचा, हुक निकाला और पास में बैठे भूपेंद्र को दिखाया। ये मछली ठीक है, हम इसे क्रूसियन कार्प सूप बना सकते हैं। भूपेंद्र खुशी से बोले, जंगली क्रूसियन कार्प सूप वाकई अच्छा होता है। वीकेंड पर प्रियंका के साथ समय बिताने के बजाय तुम मेरे जैसे बूढ़े के साथ मछली पकड़ने आए। करण हंसा, प्रियंका इन दिनों फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के अधिग्रहण में व्यस्त है। नए शख्स के तौर पर मेरे पास दोस्तों के साथ घूमने फिरने का समय नहीं है, तो मछली पकड़ना और रिलैक्स करना अच्छा है। भूपेंद्र ने आह भरी, आजकल तुम जैसे धैर्यवान नौजवान कम ही मिलते हैं। करण जवाब देने ही वाला था कि उसका फोन अचानक बजा। ये एक अनजान नंबर था। कौन है? मिस्टर करण, नमस्ते, मैं नाथन हूँ, प्रेसिडेंट रंजीत का सेक्रेटरी। बच्चे की हालत वैसे ही बदल गई जैसा तुमने कहा था। मिस्टर रंजीत तुम्हें बच्चे का फिर से इलाज करने के लिए बुलाना चाहते हैं। मैं तुम्हें लेने आ जाऊं, तुम कहाँ हो? करण ने उदासीनता से कहा, मैं मछली पकड़ रहा हूँ, समय नहीं है। नाथन हैरान रह गया, उसे ऐसी सीधी मना करने की उम्मीद नहीं थी। ये तो रियल एस्टेट किंग रंजीत की ओर से न्योता था। कौन सा डॉक्टर ऐसा न्योता ठुकरा सकता था? इस न्योते को मिलना ही किसी डॉक्टर के लिए आधी जिंदगी तक डींग मारने के लिए काफ़ी था। अगर वो वाकई रंजीत के पोते को ठीक कर दे तो न सिर्फ उसे भारी इनाम मिलेगा बल्कि उसका एहसान भी कम नहीं होगा। रंजीत के एक शब्द से सबसे बड़ी मुसीबतें भी छोटी हो जातीं। नाथन को अचानक ख्याल आया, क्या वो नाराज है? क्या कल रात की लापरवाही की वजह से उसकी इज्जत को ठेस पहुंची? नाथन ने मन ही मन ठंडा मजाक उड़ाया और आत्मविश्वास से कहा, प्रेसिडेंट रंजीत ने कहा है कि जो कोई बच्चे की बीमारी ठीक कर देगा उसे 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। इज्जत? हाँ, 10 करोड़ के सामने इज्जत की कोई कीमत नहीं। 10 करोड़ का लालच कौन ठुकरा सकता है? करण हंसा, प्रेसिडेंट रंजीत इतनी आसानी से 10 करोड़ ऑफर कर देते हैं, वाकई अमीर हैं, लेकिन मैं अभी मछली पकड़ने में व्यस्त हूँ, समय नहीं है। करण ने फोन काट दिया और उसे बंद कर दिया। भूपेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, अगर तुम्हें कुछ काम है तो जाओ और कर लो, तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, बाइट लगाया और उसे पानी के तालाब में फेंका, कोई बात नहीं, चलो मछली पकड़ते हैं। कोशिश करते हैं कि कोई बड़ी मछली पकड़ें। दूसरी तरफ नाथन अवाक रह गया, फिर से मना कर दिया और उसका फ़ोन भी काट दिया। नाथन ने थोड़ा सोचा, करण को फिर से फ़ोन किया और इस बार तय किया कि पहले माफ़ी मांगेगा। मर्दों को अपनी इज्जत की बहुत फिक्र होती है, बस उन्हें एक रास्ता दो और सब सेटल हो जाएगा। 10 करोड़ को कौन ठुकरा सकता है? यहाँ तक कि नाथन को भी जलन हो रही थी। माफ़ करें, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो बंद है। फ़ोन पर प्रॉम्प्ट टोन सुनकर नाथन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। मुसीबत आ गई। बॉस, मुझे माफ़ करें, मैं अपनी अक्षमता के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मैं डॉक्टर करण और डॉक्टर उज्ज्वल को नहीं बुला सका। रंजीत सोफे पर उदास चेहरा लिए बैठा था, फ़ोन पकड़े हुए, क्या हुआ? मैंने करण को फ़ोन किया, स्थिति समझाई, लेकिन उसने मेरा फ़ोन काट दिया और अपना फ़ोन बंद कर लिया। मैंने उज्ज्वल को फ़ोन किया और उसने कहा कि वो बच्चे की बीमारी में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए नहीं आएगा।
उसने ये भी कहा कि वो करण को सिर्फ उनकी चिकित्सा कला के जरिए जानता है और उनकी दूसरी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। वो करण को अपना गुरु मानता है और करण के फैसलों में दखल नहीं दे सकता। रंजीत की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। क्या तुमने करण को इनाम की बात बताई? हाँ, मैंने बताया। उसने कहा कि आप, बॉस, बहुत उदार हैं, एकदम से 10 करोड़ ऑफर कर दिया। फिर उसने मजाक उड़ाया और कहा कि वो मछली पकड़ने में व्यस्त है और फ़ोन काट दिया। रंजीत ने ठंडे लहजे में कहा, दुनिया में कोई भी अकेला नहीं रहता, हर किसी के अपने सामाजिक रिश्ते होते हैं। तो पहले उज्ज्वल की जांच शुरू करो। फ़ोन काटने के बाद रंजीत सोफे पर बैठा, उसका चेहरा सख्त और ठंडा था। वो रियल एस्टेट किंग के नाम से जाना जाता था, जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता था। लेकिन अब वो अपने पोते को भी नहीं बचा पा रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि कल रात उसका अविश्वास और घमंड करण को नाराज कर गया था। करण जैसे कुशल शख्स को, जिसे उज्ज्वल अपना गुरु मानता है, जाहिर है कि वो गर्वीला और काबिल है। इसलिए उसने उसे ठुकराने की हिम्मत की। रंजीत के दिल में थोड़ा पछतावा था, लेकिन उसने जल्दी ही फिर से फैसला ले लिया। जब तक वो इंसान है, उनके बंधन और कमजोरियां होती हैं। रंजीत को यकीन नहीं था कि वो एक 20 साल के नौजवान को नहीं संभाल सकता। नाथन ने जल्दी ही वापस फ़ोन किया, उसका लहजा थोड़ा हैरान था। बॉस, उज्ज्वल ने कहा कि उसकी करण से मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने मिलकर किसी को बचाया था। वो शख्स थे अग्रवाल ग्रुप के चेयरमैन जितेंद्र। जितेंद्र? रंजीत का चेहरा चमक उठा। उसका जितेंद्र से काफ़ी लेन देन था और वो उसे दोस्त भी मानता था। क्या ये वो कनेक्शन नहीं था जिसकी उसे ज़रूरत थी? रंजीत ने जितेंद्र को फ़ोन किया। जितेंद्र, मैं किसी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जितेंद्र हंसा। कौन है जो इतना खास है कि प्रेसिडेंट रंजीत को खुद पूछना पड़ रहा है? रंजीत मुस्कुराया। करण। जितेंद्र की हंसी थम गई। प्रेसिडेंट रंजीत, तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? रंजीत मुस्कुराया। मुझे उसकी किसी काम के लिए ज़रूरत है, लेकिन सुना है कि तुम्हारा उससे अच्छा रिश्ता है, तो पहले तुमसे पूछना चाहता था। जितेंद्र ने गंभीरता से कहा, प्रेसिडेंट रंजीत, अगर मिस्टर करण ने तुम्हारा कोई अपमान किया हो, तो मेरी खातिर उसे माफ़ कर दो। अगर कोई ऐसी समस्या है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, चाहे कोई भी परेशानी हो, उसे अग्रवाल परिवार पर डाल दो। हम जिम्मेदारी लेंगे। रंजीत का चेहरा थोड़ा बदल गया। जितेंद्र अपनी हैसियत और उम्र के साथ करण को मिस्टर करण कह रहा था। बिना कुछ पूछे उसने करण की जिम्मेदारी ले ली, उसकी रक्षा की और अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की। रंजीत ने जल्दी ही बात समझ ली, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, जितेंद्र, तुम क्या बात कर रहे हो? मेरे और करण के बीच कोई दुश्मनी या शिकायत नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं उसके बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सुना है कि उसने तुम्हारी बीमारी ठीक की थी, तो तुमसे पूछना चाहता था। ओह, समझा। जितेंद्र का शुरुआती सतर्क लहजा अचानक नर्म पड़ गया और वो हंसा। हाँ, उसने मेरी बीमारी ठीक की और मेरी जान बचाई। न सिर्फ मेरी, बल्कि मेरे पूरे परिवार की जान बचाई। वो अग्रवाल परिवार का बड़ा एहसानमंद है। वैसे करण ने कल रात कहा था कि वो किसी और के साथ एक मरीज को देखने गया था। क्या वो मरीज तुम थे? रंजीत हैरान रह गया। उसने करण को कम आंका था। करण और जितेंद्र के रिश्ते को समझकर रंजीत ने अपनी पिछली योजना तुरंत बदल दी और कड़वाहट के साथ कहा, मरीज मैं नहीं, मेरा पोता है। ये मेरी गलती है। रंजीत ने कल रात और आज की घटनाओं का जिक्र किया, जब बच्चे की हालत बदली और कैसे उसके सेक्रेटरी को करण से मदद मांगने पर ठुकरा दिया गया। आखिर में उसने आह भरी। शुभमन और उज्ज्वल अपने समय के मशहूर डॉक्टर हैं। शुभमन ने वादा किया था कि सुई से बीमारी ठीक हो जाएगी और मैंने उस पर भरोसा किया। किसे पता था कि ऐसा होगा? जितेंद्र, चूंकि तुम करण के करीब हो, क्या तुम मेरी उससे बात कराने में मदद कर सकते हो? मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। जितेंद्र ने मना कर दिया। रंजीत, चूंकि मिस्टर करण ने खुद मना किया है, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हालांकि मिस्टर करण की चिकित्सा कला बेमिसाल है और अगर उसने कहा कि ये गूजहर का मामला है, तो वो सच होगा। चूंकि उसने बोला है, तो बच्चे को बचाने का कोई तरीका जरूर होगा। रंजीत हार मानने को तैयार नहीं था और बोला, क्या तुम कोई सलाह दे सकते हो? जितेंद्र ने थोड़ा सोचा और कहा, जब मेरी जान खतरे में थी, मेरे बेटे ने डॉक्टर उज्ज्वल और मिस्टर करण के साथ बुरा बर्ताव किया था। उस दिन मिस्टर करण ने उससे कहा था, गिड़गिड़ाना, क्या तुम ये शब्द लिखना जानते हो? चिकित्सा सहायता मांगना, क्या तुम इसका मतलब जानते हो? प्रेसिडेंट रंजीत, जिसने घंटी बांधी उसे ही खोलना होगा। दूसरों से गिड़गिड़ाने से बेहतर है कि तुम खुद करो। रंजीत को तुरंत बात समझ आ गई। सलाह के लिए धन्यवाद, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। फोन काटने के बाद रंजीत का चेहरा कड़वा था। चिकित्सा सहायता मांगना, गिड़गिड़ाना, उसे जितेंद्र का मतलब समझ आ गया। उसे अपना सिर झुकाना होगा। रंजीत को मदद मांगने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी हैसियत बढ़ी, ऐसे मौके कम होते गए।
अब बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने पर भी वो बराबरी से बैठता था और अगर कोई मांग होती तो वो हितों का आदान प्रदान होता था, न कि गिड़गिड़ाना। लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। और क्या कर सकता था? वो उसका अपना पोता था। अपने पोते के लिए प्यार तो छोड़ो, अगर उसके बेटे और बहू को पता चला कि उसने अपनी इज्जत की खातिर बच्चे के एकमात्र उद्धारकर्ता को ठुकरा दिया, तो क्या वो उसे जिंदगी भर नफरत नहीं करेंगे? कमबख्त, उसने अभी अभी सोचा था कि करण को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, और अब ये थप्पड़ इतनी जल्दी वापस आ गया। प्रियंका जैसे ही नीचे उतरी, उसे मछली की तीखी खुशबू आई। क्या खुशबू है? आंटी लियू, तुम्हारी कुकिंग स्किल्स तो दिन ब दिन दबंग होती जा रही हैं। हाउसकीपर, आंटी लियू हंसी, ये मैंने नहीं बनाया, ये मिस्टर करण ने खुद बनाया है। मेरी कुकिंग स्किल्स उनकी बराबरी नहीं कर सकती। करण, प्रियंका हैरान थी, वो खाना भी बना सकता है। एप्रन पहने करण किचन से बाहर आया, हाथ में मसालेदार मछली के स्लाइस की एक बड़ी प्लेट लिए, और सीढ़ियों पर खड़ी प्रियंका से स्वाभाविक रूप से बोला, हो गया, हाथ धो लो और खाना खाते हैं। प्रियंका को अजीब सा लगा, चुपचाप हाथ धोए और फिर टेबल पर बैठ गई। दादाजी, ये सारी मछलियां तुमने पकड़ी? भूपेंद्र हंसे, बड़ी ग्रास काप को करण ने पकड़ा। आज अगर वो नहीं होता तो आज शाम हमें ये खाना नहीं मिलता। करण वाकई दादाजी के साथ मछली पकड़ने गया था। प्रियंका हैरान थी, करण की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। क्या इस लड़के के पास इतना फ्री टाइम है? करण ने एप्रन उतारा और प्रियंका के बगल में बैठ गया, मुस्कुराते हुए, कैसा लगा? प्रियंका ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और चखा। वो नर्म, सुगंधित और मसालेदार था और स्वाद में लाजवाब। स्वादिष्ट। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कुकिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं। करण हंसते हुए बोला, बस ठीक ठाक है, मैं कुछ घरेलू डिशेज बना लेता हूँ। भूपेंद्र ने करण और प्रियंका को एक दूसरे के सामने बैठे देखा और उन्हें एकदम परफेक्ट जोड़ी लगा, और वो आखिरकार निश्चिंत हुआ। ये दामाद काफ़ी काबिल है। वो प्रतिभाशाली है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है, खाना बना सकता है और शांति से मेरे साथ मछली पकड़ने जा सकता है। वो एक भरोसेमंद इंसान है और मेरी पोती को भविष्य में एक सहारा मिलेगा। खाना खाते वक्त करण का फ़ोन बजा। ये फिर से एक अनजान नंबर था। ये कौन है? करण, मैं तुम्हारा अंकल शेखर हूँ। तुम क्या कर रहे हो? शेखर। करण थोड़ा हैरान हुआ, वो मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है? मैं खाना खा रहा हूँ, क्या चाहिए? बस बोल दो, क्या तुम बाद में आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। करण की आंखें थोड़ी सिकुड़ी और उसका चेहरा कुछ सूक्ष्म हो गया। इतनी विनम्रता से बात, और मुझे प्यार से करण कह रहा है। ये तो पहली बार हुआ। पहले वो मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाता था। थोड़ा सोचने के बाद करण को अचानक समझ आया और वो मुस्कुराया, क्या प्रेसिडेंट रंजीत तुमसे मिलने आए हैं? शेखर को उम्मीद नहीं थी कि करण इतनी जल्दी वजह समझ जाएगा, और उसे बहुत अजीब लगा, ये सोचकर कि पहले उसने करण के साथ कैसा बर्ताव किया था और अब उसकी मदद मांग रहा था। ये अंतर साफ था। शेखर का चेहरा जल रहा था और वो घबरा रहा था, लेकिन कोई चारा नहीं था। रंजीत रियल एस्टेट किंग था। रंजीत इस बार शिमला में एक कमर्शियल सर्कल डेवलप करने आया था। बेकार की परेशानियों से बचने के लिए वो एक लोकल रियल एस्टेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगा। कल रात की दावत में आए ज़्यादातर मेहमान यही मौका हथियाना चाहते थे, है ना? रियल एस्टेट किंग रंजीत के साथ कमर्शियल डेवलपमेंट में पार्टनरशिप करने से न सिर्फ पैसे कमाए जा सकते थे, बल्कि कंपनी का पूरा अपग्रेड बेमिसाल होता। जो भी ये मौका हथियाता वो आसमान छू लेता। गिल रियल एस्टेट कंपनी का स्केल औसत था और दूसरों से मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि शेखर इसे चाहता था, लेकिन वो अपनी औकात भी जानता था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि रंजीत अचानक आएगा और करण से मदद मांगेगा और गिल परिवार से रिश्ता जोड़ने और अच्छी बात करने को कहेगा। अगर बात बन गई तो भारी इनाम मिलेगा। शेखर ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता था रंजीत के साथ रिश्ता बनाने का? शेखर ने एक अभिभावक का रवैया अपनाया और सख्ती से कहा, हाँ, वो हमारे घर पर है। जल्दी आ जाओ। रंजीत गिल परिवार से मिलने आया। करण को अचानक हंसी आ गई। कल रात की दावत के बाद रंजीत को पता चल गया था कि करण शनाया का बॉयफ्रेंड है, तो उसने गिल परिवार के जरिए करण से संपर्क करने की कोशिश की ताकि करण को मना करना मुश्किल हो जाए और उसे मदद करने के लिए मजबूर कर दे। बदकिस्मती से रंजीत को नहीं पता था कि करण और शनाया का रिश्ता नकली है और करण को गिल परिवार की परवाह नहीं है। करण तो शनाया को भी तवज्जो नहीं देता, शेखर की तो बात ही छोड़ दो। रंजीत ने गलत मंदिर में सुअर का सिर चढ़ाया। शेखर का जबरदस्ती सख्त लहजा सुनकर करण हंसा, मैं अभी खाना खा रहा हूं और जा नहीं सकता। मैं प्रेसिडेंट रंजीत से ज़्यादा वाकिफ नहीं हूं, तो मैं नहीं आऊँगा। तुम लोग मजे करो, बस मैं फ़ोन काट रहा हूँ। करण ने फ़ोन काट दिया और प्रियंका की ओर मुस्कुराया, सॉरी। मछली खाओ, मछली खाओ। गिल परिवार। शेखर फ़ोन पकड़े हुए कॉल कर रहा था और रंजीत उसके बगल में सोफे पर शांत मुस्कान के साथ बैठा था, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो।
जितेंद्र से करण की जानकारी मिलने के बाद रंजीत ने अपने सेक्रेटरी को बैनिक्वेट हॉल के वीडियो चेक करने का निर्देश दिया था। वो मूल रूप से ये देखना चाहता था कि करण का सबसे ज़्यादा किसके साथ इंटरेक्शन था ताकि एक सही मध्यस्थ ढूंढ सके, लेकिन उसे शनाया का प्यार भरा बर्ताव देखकर हैरानी हुई। थोड़ी जांच के बाद रंजीत खुशी से झूम उठा। कितना सुखद आश्चर्य! करण तो गिल रियल एस्टेट के जनरल मैनेजर शेखर का होने वाला दामाद निकला और शेखर इस होने वाले दामाद से संतुष्ट नहीं था। ऐसे में अगर शेखर ने मैसेज भेजा तो करण को अपने नाखुश होने वाले ससुर के सामने परफॉर्म करने के लिए जल्दी से हामी भरनी पड़ेगी, है ना? शेखर को हैंडल करने की बात करें तो दोनों रियल एस्टेट इंडस्ट्री में थे, तो इसे मैनिपुलेट करना आसान होगा, है ना? शेखर का फ़ोन पकड़े हुए हाथ थोड़ा कांप रहा था, उसका चेहरा बेहद खराब था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि करण उसे ठुकरा देगा और उसका फ़ोन भी काट देगा। रंजीत पास में देख रहा था और उसकी इज्जत चली गई। वो झुंझलाने वाला लड़का। शेखर के चेहरे का भाव देखकर रंजीत की मुस्कान फीकी पड़ गई। क्या हुआ? वो मदद करने को तैयार नहीं है। शेखर ने जबरदस्ती मुस्कुराया। वो अभी थोड़ा व्यस्त है। प्रेसिडेंट रंजीत, प्लीज़ बैठो। मैं उसे फिर से कॉल करता हूँ और जल्दी करने को कहता हूँ। रंजीत को दिल में थोड़ी बेचैनी हुई। ये करण लड़का अपने होने वाले ससुर को भी तवज्जो नहीं दे रहा था। लगता है चीज़ें उसके अनुमान से भटक रही थीं और रंजीत थोड़ा बेचैन हो गया। अगर करण को लगा कि वो खुद शेखर पर दबाव डाल रहा है और एक बार जब वो शेखर के दबाव की परवाह नहीं करता तो वो मुझसे और ज़्यादा नफरत करेगा। शेखर, तुम्हें मिस्टर करण से साफ साफ कहना होगा कि मैं उनसे माफ़ी मांगने आया हूँ। प्लीज़ उन्हें गलतफहमी न होने दो। रंजीत, एक चालाक इंसान होने के नाते शनाया के सामने इतना बोलकर खुद के लिए एक रास्ता छोड़ रहा था। ये मैं नहीं हूँ जो शेखर के जरिए तुम पर दबाव डाल रहा है। उसने मेरे मतलब को गलत समझा और गलत तरीके से जाहिर किया। ये मेरी गलती नहीं है, मिस्टर रंजीत। शेखर मन ही मन हैरान था, क्या इस लड़के की चिकित्सा कला इतनी ज़बरदस्त थी? यहाँ तक कि रंजीत जैसे बड़े कनेक्शंस वाले शख्स को भी उससे मदद मांगनी पड़ रही थी, उसके साथ मुस्कुराते हुए रहना पड़ रहा था और अपनी मर्जी से माफ़ी मांगनी पड़ रही थी। प्रेसिडेंट रंजीत, चिंता मत करो, मैं समझ गया। शेखर ने मेहमान को एक वाक्य में आश्वस्त किया, फिर शनाया की ओर मुड़ा, जो पास में बैठकर अपनी उंगलियां गिन रही थी। शनाया, 1 मिनट के लिए स्टडी रूम में आओ। शनाया ने पलकें झपकाईं, आज्ञाकारी ढंग से उठी, लेकिन उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। जब रंजीत आया और अपना मकसद बताया तो शेखर ने शनाया से करण को फ़ोन करने को कहा, लेकिन शनाया ने फ़ोन करने से मना कर दिया। जब उसने मना किया है तो इसके पीछे कोई वजह होगी। मैं ये कॉल नहीं करूंगी, अगर तुम्हें करना है तो मुझे मत घसीटो। शेखर ने गुस्से में खुद कॉल किया, लेकिन करण ने उसे ठुकरा दिया। शनाया मन ही मन खुश हो गई। उसे पता था कि ऐसा ही होगा। वो बस इसी पल का इंतजार कर रही थी। स्टडी रूम में पहुंचते ही और कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही शेखर, जो अपना गुस्सा दबाए हुए था और बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने टेबल पर जोर से थप्पड़ मारा। आखिर वो करना क्या चाहता है? मेरा फ़ोन काटकर और मुझे इस तरह बेइज्जत करके वो सोचता है कि वो मेरे गिल परिवार में कदम रख सकता है या तुमसे शादी कर सकता है। वो सपने देख रहा है। शनाया ने धीरे से कहा, तुम तो पहले से ही उसे मुझसे शादी करने देने वाले नहीं थे। अब तुम बस चाहते हो कि वो दादाजी को ठीक कर दे। मुझे लगता है कि इलाज के बाद तुम उसे मुझसे दूर रखने का कोई तरीका ढूंढ लोगे। शायद तुम दोनों के बीच एक बातचीत और एक चेक ही काफ़ी होगा। शेखर ने शनाया की ओर उंगली उठाई। उसका चेहरा बेहद अजीब था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्योंकि शनाया सही थी, वो वाकई ऐसा करने की योजना बना रहा था। अपने घमंड से उतर न पाने की वजह से शेखर ने अनमने ढंग से तर्क दिया, अगर मेरे मन में ये ख्याल है तो क्या ये तुम्हारे भले के लिए नहीं है? शनाया ने होंठ सिकोड़े, एक शब्द नहीं बोली। शेखर कमरे में इधर उधर टहलने लगा। बाहर बैठे रंजीत के बारे में सोचते हुए उसने दांत पीसे और कहा, तुम उसे फ़ोन करो, कहो कि उसे प्रेसिडेंट रंजीत के पोते के लिए ये करना ही होगा। अगर वो नहीं कर सकता तो उसे कहो कि दूर हो जाए और फिर कभी तुमसे मिलने ना आए। शनाया ने आह भरी, वो बहुत खुश हो जाएगा। शेखर हैरान रह गया, उसका चेहरा अवाक था। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम क्या कह रही हो? शनाया ने बेबसी भरा चेहरा बनाया, जब बात इतनी दूर ही गई है तो मैं तुम्हें सच बता देती हूँ। दरअसल उसने कभी नहीं कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। गिल परिवार में आने की तो बात ही छोड़ दो। ये सब तुम्हारी अपनी सोच थी। शेखर हैरान रह गया, तो फिर तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? क्या तुम डेटिंग नहीं कर रहे हो? शनाया ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी, मैं उससे सड़क पर मिली थी। मैं बिना देखे रास्ता पार कर रही थी और उसने मुझे खींच लिया। अगर वो न होता तो मैं एक ट्रक से टकराकर मर चुकी होती। मैं उसकी बहुत आभारी थी, इसलिए मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ा। एक बात दूसरी तक पहुंची और मुझे उससे प्यार हो गया। मैं खुद को
रोक नहीं पाए। शनाया ने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया, जैसे उसे किसी से नजरें मिलाने में शर्मिंदगी हो। दरअसल हमेशा मैं ही थी जो उसे अपने बॉयफ्रेंड बनने के लिए परेशान कर रही थी। वो मुझसे मना नहीं कर सका और अनमने ढंग से इसे आजमाने को राजी हुआ। उसे शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो काबिल है और गिल परिवार की संपत्ति उसकी नज़र में कुछ भी नहीं है। शेखर अवाक रह गया। उसे लगा जैसे उसका पूरा विश्व दृष्टिकोण उलट-पुलट हो गया। वो हमेशा करण को नीचा देखता था, सोचता था कि वो उसकी बेटी के लायक नहीं है। लेकिन अब पता चला कि करण उसकी बेटी का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी बेटी बेशर्मी से करण से चिपक रही थी और उसे जबरदस्ती। शेखर गुस्से में बोला, वो तो बस एक गरीब लड़का है, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसे तुम्हें नखरे दिखाने का क्या हक है? शनाया ने कमरे के बाहर की ओर इशारा किया। रियल एस्टेट टाइकून मिस्टर रंजीत, उनके पास ढेर सारा पैसा है और उनकी हैसियत तो कमाल की है, लेकिन क्या करण ने कभी उनकी परवाह की? क्या लोग अभी भी करण से मदद मांगने के लिए रास्ते नहीं ढूंढ रहे? करण के पास काबिलियत है और उसकी महत्वाकांक्षा आसमान छूती है। अगर वो पैसा कमाना चाहे तो ये मिनटों का खेल है। बस यही मामला लो, रंजीत के पोते का इलाज, अस्पतालों के पास कोई जवाब नहीं है, मशहूर डॉक्टर बेबस हैं, लेकिन सिर्फ वही बचा सकता है। अगर वो 100 करोड़ मांगे तो क्या ये ज़्यादा होगा? इस दुनिया में रंजीत से ज़्यादा अमीर और ताकतवर लोग कितने हैं? हर परिवार में मरीज तो होते ही हैं, और जैसे ही करण मुंह खोले अनगिनत लोग उसे पैसे देने के लिए गिड़गिड़ाएंगे। शेखर अवाक रह गया। 100 करोड़ में एक जान बचाना, क्या ये ज़्यादा है? धन की कीमत होती है, लेकिन जान अनमोल है। क्या रंजीत अपने पोते की जान बचाने के लिए 100 करोड़ देने को तैयार होगा? भले ही दुखे, वो निश्चित रूप से तैयार होगा। दूसरे शब्दों में, भले ही करण पैसे न मांगे, सिर्फ एक जान बचाने वाला बनकर ही वो आसमान छू सकता है। तो क्या उसने हामी भरी? उसने मना कर दिया। शेखर का सिर चक्कर खा रहा था और उसे आखिरकार समझ आया कि दूसरा पक्ष उसे क्यों ठुकराने की हिम्मत कर रहा था। दूसरे को बस कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वो हमेशा बेटी के बाप के तौर पर घमंड करता रहा, हमेशा तिरस्कार भरा चेहरा दिखाता रहा और अब बेशर्मी से उसे ऑर्डर दे रहा था।